हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम सोशल साइंस सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अगर आप देखें तो आपको कंटेंट प्लस पैडागोजी सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। और आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 30 दिसंबर 2021 का। इसका कंप्लीट सोशल साइंस वाले सेक्शन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस शक्ति द्वारा लड़ा गया था? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज का, उसमें किस किस के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था, जो संघर्ष था ये किस किस के बीच हुआ था, ये हमसे पूछा है। तो इसमें अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो ये तीन जातियां ऐसी थी जो कि जिनके बीच में ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था। तो ये अगर एरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको अलग अलग कलर में इनका जो एम्पायर है वो दिख जाएगा। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर पाल, ये जो आप पिंक कलर से देख रहे हैं, और यहाँ पर राष्ट्रकूट। तो इनका बेसिकली जो है ये संघर्ष चलता रहता था कन्नौज को लेकर के। यहाँ पर आप देखेंगे कन्नौज के नाम से ये फेमस है क्योंकि ये जो कन्नौज है बिल्कुल केंद्र में आ रहा है, और तो इसको कहते हैं कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कि इन तीनों के बीच में होता रहता था। तो काफ़ी लंबे समय तक ये संघर्ष इनका चलता रहा। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं और आपको सही चुनना है इसमें से। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू। तो पहली जो स्टेटमेंट है देखो वो गलत है। यहाँ पर क्या दिया है कि महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित कर वसूल करते थे। जो टैक्स लिया जाता था वो सिर्फ किसानों से लिया जाता था, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो ये सही नहीं है, बाकी लोगों से भी लिया जाता था। इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे। दूसरा है, उपकरण बनाने और कृषि में प्रगति के कारण अधिक अनाज का उत्पादन हुआ। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखो जब एडवांस टूल्स आ जाएंगे एग्रीकल्चर में तो खेती का जो उत्पादन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कि आज के टाइम में भी आप देखें, जो पहले खेती हुआ करती थी वो इतना प्रोडक्शन उसमें नहीं होता था, लेकिन आज अगर आप देखें तो अब एग्रीकल्चर के लिए नए नए टूल्स आ गए हैं जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा टाइम काम हो जाता है और ज़्यादा अनाज उगाया जा सकता है। तो वैसे ही हुआ तब भी महाजनपद काल में। तो यहाँ पर इसके बारे में और आप देख सकते हैं। देखो लगभग 2500 साल पहले की ये बात है कि कुछ जनपद जो कि बड़े हो गए थे, तो जो जनपद बड़े और अधिक महत्वपूर्ण होते थे उनको क्या कहा जाता था? महाजनपद। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये थे मगध, कौशल, अंग, पांचाल, इस तरह के कुछ जनपद थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे और महाजनपद इनको कहा जाता था। अगर बात करें तो टैक्स के बारे में, तो टैक्स जो लिया जाता था मुख्य स्रोत कौन था उसका? फार्मर्स थे। टैक्स मेन जो लिया जाता था वो किसानों से लिया जाता था, और कृषि उपज जो होती थी, जो भी उनका उत्पादन होता था, उसका छठा हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था। और इसके साथ साथ कारीगर, शिकारी और संग्रहकर्ता भी कर देते थे, जो उस टाइम पर हंटर गैदरर्स थे। हिस्ट्री में हमने इसके बारे में देखा है, जो शिकार करते थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, तो ये भी कर देते थे, टैक्स देते थे। कारीगर भी टैक्स देते थे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ किसानों से ही टैक्स लिया जाता था, जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है। किसानों के अलावा इन लोगों से भी टैक्स लिया जाता था। और लोहे के हल्के फॉल के उपयोग ने, मतलब जब नए उपकरण आ गए एक तरह से, इन्होंने खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाने में मदद की, जिससे फसल की पैदावार में सुधार करने में भी मदद मिली। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो ट्रू है, पहली गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर की सार्वभौमिक शांति का विचार अस्तित्व में आया क्योंकि, इसमें पूछा है हमसे कि जो सार्वभौमिक शांति है, यूनिवर्सल जो पीस है, सुलह कुल की जो नीति है एक तरह से, वो अस्तित्व में आई, क्यों आई, उसका रीज़न हमसे पूछा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उन्हें विभिन्न धर्मों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में रुचि थी। तो अकबर को बेसिकली हर धर्म में, हर रीति रिवाज में रुचि थी, हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेता था। उसको लगता था
कि अगर मुझे लोगों का दिल जीतना है तो उनके जो ये रिचुअल्स हैं, कल्चर वैल्यूज़ हैं, उनको मुझे इम्पोर्टेंस देनी होगी। तभी जो है यहाँ पर अगर हम रूल करना चाहते हैं, लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तभी हम ये कर पाएंगे। तो बेसिकली अपने साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए अकबर ने अपने राज्य की गैर मुस्लिम आबादी जो थी, क्योंकि वो तो मुस्लिम था और मुस्लिम जो नहीं थी आबादी, उसकी वफादारी जीतने वाले कार्यक्रमों को अपनाया और विभिन्न मान्यताओं के लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्हें उस बात से एहसास हुआ, जैसे कि उन्होंने अलग अलग लोगों से बात करी, अलग अलग धर्मों के लोगों से बात करी, कि जो धार्मिक विद्वान होते हैं, जो धर्म के ज़्यादा मानने वाले होते हैं, जो कट्टर होते हैं लोग, वो कर्मकांड और हठ धर्मिता पर जोर देते थे और वे अक्सर कट्टर होते थे। जैसे कि कोई अपने धर्म में स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है अगर, तो उसको कट्टर कहते हैं। तो उनकी शिक्षाओं ने उनके विषयों के बीच विभाजन और वैमनस्य पैदा किया। तो इससे सुलह कुल या फिर सार्वभौमिक शांति का विचार आया। तो अकबर ने सोचा कि अगर रूल करना है और शांति बनाए रखना है पूरे साम्राज्य में, तो उसके लिए क्या होगा, एक सार्वभौमिक शांति का विचार अपनाना होगा। सुलह कुल की नीति अकबर ने ये अपनाई थी। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थिरता किस पर निर्भर थी? द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज डिपेंडेंट ऑन। स्टेबिलिटी का मतलब वही है कि जो उनका प्रशासन था वो किस वजह से चल रहा था। स्थिरता जब आ जाती है तो एक तरह से हम कहेंगे कि एम्पायर में सब कुछ सही है और सब अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भू राजस्व से आय, क्योंकि यह उनकी आय का मुख्य स्रोत था। तो जो लैंड रेवेन्यू आता था, इनकम जो आती थी लैंड रेवेन्यू, वो उनका मेन सोर्स था इनकम का। और ये जो मेन सोर्स जो था इनकम का इनका, ये मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी आय इससे आती थी इनको, जिससे कई सारी चीज़ें करते थे। तो मुगल साम्राज्य में सबसे अच्छी टैक्स प्रणाली थी ये हम कहेंगे। और इसमें भू राजस्व से होने वाली आय का उपयोग कई चीज़ों में किया जाता था, जैसे कि साम्राज्य का विस्तार करना है, युद्ध में अगर धन का उपयोग किया जाना है, युद्ध में लगाना है। आय का उपयोग सेना में भी किया जाता था, सेना में कुछ सेना के जो खर्चे होते थे उनको उसी से पूरा किया जाता था। नौकरशाहों, कारीगरों, श्रमिकों को वेतन और मजदूरी का जो भुगतान करना होता था वो भी इसी से किया जाता था। तो लैंड रेवेन्यू अच्छा खासा आता था। तो यही था स्टेबिलिटी का कारण एम्पायर का, मुगल एम्पायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के रामचरितमानस में लिखा गया था। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी थी, इसकी हमसे लैंग्वेज पूछी है। तो ये लैंग्वेज इसकी हो जाएगी अवधी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बौद्धों और जैनियों की तीखी आलोचना करते थे और शिव या विष्णु के प्रति प्रेम को मोक्ष के मार्ग के रूप में प्रचारित करते थे। ये जो विशेषताएं हमें दी हुई हैं, ये किससे रिलेटेड हैं ये बताना है। इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नैनार और अलवार की बात हो रही है यहाँ पर। नैनार और अलवार जो हैं ये भक्त हैं जो कि एक पर्टिकुलर जो भगवान हैं उसकी पूजा करते हैं। जैसे कि इन दोनों के बारे में अगर हम जानें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 7वीं शताब्दी थी, 7वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान नैनार और अलवार ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये बेसिकली भक्त थे और इन्होंने धार्मिक आंदोलन चलाए, धर्म का प्रचार किया एक तरह से हम ये कहेंगे। तो नैनार जो थे शिव के भक्त थे, तो जो शिव के भक्त थे नैनार कहलाते थे, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। और जो अलवार थे वो विष्णु के भक्त थे। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये विष्णु हैं और ये इनके भक्त हैं, ये अलवार कहलाते थे। और ये शिव हैं और शिव के ये भक्त हैं, ये अलवार कहलाते थे। सॉरी, शिव के भक्त नैनार कहलाते थे। तो ये पुलैयार और पनार की तरह अछूत माने जाने वाले लोगों सहित सभी जातियों से आए थे। तो ये जो अगर हम नैनार या फिर अलवार की बात करें तो एक तरह से निम्न समझी जाने वाली जातियों से आए थे लोग, जो कि ये शिव या विष्णु की भक्ति में लग गए, क्योंकि वही है अछूत समझे जाते थे तो भगवान का ही सहारा होता है फिर। तो जो अछूत समझी जाति उनसे ज़्यादातर लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजातियाँ डैश के वर्तमान राज्यों में बड़ी संख्या में फैली हुई हैं। ये हमसे पूछा गया है कि गोंड जनजातियाँ कौन कौन से राज्य में पाई जाती हैं ज़्यादा संख्या में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गोंड जनजाति आपको मिलेंगी छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर इनकी ज़्यादा संख्या मिलेगी आपको, और स्टेट्स में भी मिल सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा अगर कहें ज़्यादा संख्या में अगर कोई ये ट्राइब जिन स्टेट्स में मिलती है तो वो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र
ये है छत्तीसगढ़, ये हो गया महाराष्ट्र, और ये हो गया क्या, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का पार्ट ही था पहले तेलंगाना, तो इसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये फैली हुई है गौड़ जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है ये, और इसमें आपको सही पहचानना है। सही ऑप्शन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए इज़ ट्रू। ए स्टेटमेंट में देख लेते हैं क्या है। ए स्टेटमेंट है, कई आदिवासी समूहों ने बाजार और व्यापारियों को अपने मुख्य दुश्मन के रूप में देखा। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब क्योंकि ये जो आदिवासी समूह थे, कुछ चीज़ें तो इनकी भी थी जो वनों से ये कलेक्ट करते थे, ये भी उन चीज़ों को बेचते थे। तो एक तरह से कहेंगे जो बाज़ार था और व्यापारी थे, ये इनको अपने दुश्मन लगते थे। और दूसरे जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है देख लेते हैं। जनजातीय समूह ब्रिटिश शासन के तहत अनुभव किए जा रहे परिवर्तनों से खुश थे। तो ये गलत बात है, ये खुश नहीं थे, क्योंकि इनके वन के अधिकार भी इन्होंने ले लिए थे ब्रिटिशर्स ने, तो इसलिए खुश नहीं थे। दीकू लोगों ने आदिवासियों को उनकी आर्थिक और सामाजिक समृद्धि में मदद की। तो ये गलत है। ये जो है इन्होंने इसमें मदद नहीं की थी, बल्कि ये आदिवासियों को परेशान किया करते थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो पहली ही सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन की स्थापना की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए की गई थी। तो सतनामी आंदोलन की जो स्थापना की गई थी, किसकी स्थिति में सुधार के लिए की गई थी, ये हमसे पूछा है। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले जो थे उनकी स्थिति में सुधार के लिए ये सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी। बेसिकली हम कहेंगे जाति व्यवस्था पर काम कर रहा था ये आंदोलन। तो जो निम्न जाति के जो लोग थे उनके समर्थन में ये था। तो अगर बात करें तो ये भी एक तरह से निम्न जाति में ही आता था जो चमड़े का काम करते थे। तो बेसिकली ये लेदर वर्कर्स जो थे उनसे जुड़ा हुआ था आंदोलन। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इस आंदोलन की बात करें तो ये मध्य भारत में प्रसिद्ध हुआ। इसकी शुरुआत की थी किसने, घासीदास ने। ये खुद भी एक नीची जाति से थे, तो वही है, इसी वजह से इन्होंने आंदोलन शुरू किया। उन्होंने चमड़े के श्रमिकों के बीच काम किया और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए एक आंदोलन का आयोजन किया, जो कि सतनामी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के बात करें, मटुआ संप्रदाय ने निम्न जाति के चांडाला काश्तकारों के बीच काम किया। तो कुल मिलाकर के ये वही है कि जो आंदोलन था एक तरह से नीची जाति के लोगों के लिए था, और जो लेदर वर्क करते थे उनको क्या है, हीन समझा जाता था। उनके हित में ये आए थे। तो इस बारे में ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत भेदभाव के खिलाफ कौन सा आंदोलन उनके प्रभाव क्षेत्र से सही ढंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो आंदोलन दिए हुए हैं, ये जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन हुए थे और इनका जगह दी हुई है, प्लेस दिए हुए हैं। तो सही मैच कौन सा है ये हमें पहचानना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है सत्य शोधक समाज, जो कि महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे, इनकी लोकेशन सही नहीं दी हुई है। सत्यशोधक समाज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया था। समाज सुधार ये एक तरह से समाज था ये। इसने शिक्षा के एक मिशन को बढ़ावा दिया और वंचित समूहों के लिए सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की। जो वंचित समूह थे वही जो पिछड़े रह जाते, नीची जाति के जो लोग रहते हैं, उनके लिए सोशल राइट्स की इन्होंने मांग की और राजनीतिक पहुंच में भी इन्होंने वृद्धि की कि भाई राजनीति में भी पार्टिसिपेट करें ये लोग। विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान इन्होंने दिया। और महाराष्ट्र में शूद्र और दलित ज्योतिराव की पत्नी, तो ये जो ज्योतिराव थे इन्हीं की पत्नी थी, क्या, कौन, सावित्री बाई, समाज के महिला वर्ग की मुखिया थी। तो जो विमेन वर्ग था उसकी जो मुखिया थी वो इन्हीं की वाइफ थी, ज्योतिबा फूले की वाइफ थी सावित्री बाई। 1930 के दशक के दौरान समाज भंग हो गया। मतलब ये चला कब तक, 1930 तक ही चला। इसके दौरान ही भंग हो गया क्योंकि नेता जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए चले गए। जो इसके मुख्य नेता थे ना, जो इसमें मेन लोग जुड़े हुए थे इस समाज के साथ, वो कांग्रेस में शामिल होने चले गए, कांग्रेस पार्टी में। जैसे आज भी होता है कि बीजेपी की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस की पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, वैसे हुआ इसमें भी, समाज में भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया इन लोगों ने। तो इसलिए भंग हो गया समाज 1930 में। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन जाति विरोधी समाज सुधारक के साथ सही ढंग से मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस आर करेक्टली मैच्ड विद द एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इन लोगों के द्वारा दी गई है। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही मैच कर रही है कि किसने ये कहा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बी और सी जो है सही मैच की गई हैं। लोगों को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी मानव जाति एक ही जाति के हैं, ये श्री नारायण गुरु ने कहा है, ये बिल्कुल सही है। जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए शूद्र और अतिशूद्र एकजुट हों, ज्योतिराव फूले ने ये कहा था। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें पहली स्टेटमेंट की, पहली स्टेटमेंट जो थी निचली जाति द्रविड़ संस्कृति की सच्ची रक्षक है, ये घासीदास ने नहीं कहा था बल्कि ये पेरियार स्वामी ने कहा था। तो यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं, इनकी तस्वीर भी मैंने यहाँ पर ले ली है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो श्री नारायण गुरु ने जातिगत अन्याय का मुकाबला करने के लिए एक जाति एक धर्म और सभी के लिए एक ईश्वर का नारा गढ़ा। इनका कहना था कि जो मानव जाति है वो एक ही है, ये जो ऊंची और नीची जाति है ये तो मानव ने बनाई है। तो इनका मतलब क्या था कि जाति एक ही है और वो है मानव जाति, एक ही धर्म है और ईश्वर भी एक ही है। आगे ज्योतिराव फूले के बारे में देख लेते हैं। 24 सितंबर 1873 को फूले ने दलित समूहों जैसे कि महिलाओं, शूद्र और दलितों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्य शोधक समाज का गठन किया था। तो इन्होंने इसके लिए किया था क्योंकि जो शूद्र थे, दलित थे, इनको बिल्कुल हीन दृष्टि से देखा जाता था समाज में, और इसके माध्यम से इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की। जो जाति व्यवस्था पहले बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, ऊंची और नीची जाति, उसकी इन्होंने कड़ी निंदा की कि कास्ट सिस्टम जो है ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के तहत प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार क्लासेस, अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आपने इसके बारे में देखा भी होगा कि जो भारतीयकरण की मांग थी कि भारतीयों को भी हर फील्ड में अवसर मिले, स्पेशली ये प्रशासन में मांग थी भारतीयों के लिए। तो प्रशासन में भारतीयों के लिए जो मांग थी उसमें स्टेटमेंट दी हुई है, ये हमें पहचानना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए और बी आर ट्रू। तो औपनिवेशिक शासन के बारे में बता चुकी, जो ब्रिटिश काल था उसको ही औपनिवेशिक काल कहते हैं या फिर कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो ए और बी सही है। इसमें ए, अधिकांश जो महत्वपूर्ण नौकरियां हैं, नौकरी थी, अंग्रेजों का ही एक अधिकार था, भारतीयों को उसमें जगह नहीं मिलती थी और यह आशा की गई थी कि इससे इंग्लैंड में धन की निकासी कम हो जाएगी। जो भारतीयकरण की मांग थी ना कि प्रशासन में भारतीयों को भी मौका मिले, तो ये उम्मीद थी कि अगर ऐसा होगा तो देखो जो भारतीय होंगे वो भी अच्छी पोस्ट पर होंगे और जो ये इंग्लैंड के लोग जो यहाँ से पैसा लेकर जा रहे हैं इंग्लैंड में वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और जो एक अधिकार है अंग्रेजों का यहाँ पर नौकरियों पर वो भी कम हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर और देखें तो देखो प्रशासन के भारतीयकरण की मांग क्यों थी, भारतीयों को जगह क्यों मांगी जा रही थी प्रशासन में, क्योंकि एक तरह से नस्लवाद था। क्योंकि ये कहते थे कि भारतीयों को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, कोई ऐसा जिम्मेदारी वाला काम नहीं दे सकते। जैसा होता है ना किसी फैमिली में, आप देखोगी एक किसी बच्चे को नकारा नालायक समझ लिया जाता है, जब वो बड़ा भी होता है तब भी उसको क्या करते हैं सब लोग ऐसे ही देखते हैं उसी नज़र से और कहते हैं कि इसको हम कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते। तो ऐसे ही मानते थे भारतीयों को कि भारतीयों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो ये नस्लवाद के खिलाफ एक तरह से आंदोलन का हिस्सा थी, ये जो भारतीयकरण की मांग थी, जो प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति की जो मांग कर रहे थे। क्योंकि उस समय की सबसे महत्वपूर्ण नौकरियों पर श्वेत अधिकारियों का एकाधिकार था। श्वेत मतलब वही गोरे लोग जो अंग्रेज थे, और अंग्रेजों ने आमतौर पर ये मान लिया था कि भारतीयों को जिम्मेदारी के पद नहीं दिए जा सकते। जैसा कि मैंने भी बताया कि जिम्मेदारी के काबिल भारतीयों को नहीं समझते थे। तो इसका मतलब क्या है, नस्लवाद ये कर रहे हैं, भारतीयों को नस्ल के आधार पर जज कर रहे हैं। भारतीयों में भी तो बहुत से लोग थे, पढ़े लिखे थे, योग्य थे, लेकिन नहीं, भारतीयों को ये जिम्मेदारी के पद नहीं देना चाहते थे, चाहे वो काबिल हो या ना हो। चूंकि ब्रिटिश अधिकारी अपने बड़े वेतन का एक बड़ा हिस्सा घर भेज रहे थे। अब क्योंकि वो जो घर थे, परिवार था, वहाँ पर अपना वेतन क्या है वो वहाँ पर ट्रांसफर कर रहे थे। इसका मतलब क्या था
कि हमारे यहाँ का जो धन था वो ट्रांसफ़र कर रहे थे इंग्लैंड में, तो भारतीयकरण से ये आशा की गई थी इंग्लैंड में धन की निकासी भी कम हो जाएगी। अब भारतीयकरण होगा तो क्या होगा, जो इंडियन जो पीपल है वो अपॉइंट होंगे प्रशासनिक कार्यों के लिए, तो जो धन है वो थोड़ा कम जाएगा जब कम लोग अपॉइंट रहेंगे यहाँ पर इंग्लैंड के, तो इसलिए ये मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट सत्याग्रह पर इन कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स ऑन रोलेट सत्याग्रह एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर बात करें सही ऑप्शन की तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और सी आर ट्रू। गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो रोलेट एक्ट आया था 1919 में। बेसिकली ये जो था ना, ये इसको काला कानून कहा गया, मतलब ये भारतीयों के हित में नहीं था, तो इसीलिए इसका जो है विरोध किया गया और इसके खिलाफ क्या किया गया, रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया गया। और 6 अप्रैल 1919 को अपमान और प्रार्थना के दिन के रूप में मनाया गया, क्योंकि ये भारतीयों के लिए एक तरह से अपमान था। अब इस एक्ट में जान लेते हैं कि इसमें था क्या ऐसा, और इसमें देखो बी नहीं होगा, ये अधिनियम पुलिस की शक्तियों के साथ साथ आम लोगों के मौलिक अधिकारों को मजबूत कर रहा था। तो एक तरह से हम कहेंगे मौलिक अधिकारों को मजबूत नहीं कर रहा था, ये मौलिक अधिकारों का हनन था। अब देख लेते हैं कैसे और क्या था इसमें। रोलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ था, 21 मार्च को ये आया था, 21 मार्च 1919 में ये क्या हुआ था, लागू हो गया था। और इस रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को चलने के लिए बनाया गया था। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे ना, तो उनके लिए बनाया गया था। उसमें क्या था, इस एक्ट में क्या था, इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में 2 साल तक बंद कर सकती थी। मतलब कि कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई उससे पूछा नहीं जाएगा कि तुम निर्दोष हो क्या हो, क्योंकि देखो आंदोलन में जो हिस्सा ले रहे थे ना, उनके लिए ये था बेसिकली कानून कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको ये जो अंग्रेज सरकार है ये बंद कर सकती थी 2 साल तक के लिए, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो एक तरह से काला कानून ही था। अब जो लीडर्स जो लड़ रहे थे स्वतंत्रता के लिए, अब उनको सबको बंद कर देंगे तो जो हमारा आंदोलन था स्वतंत्रता के लिए वो कैसे चलता। तो इसीलिए इसके खिलाफ खूब प्रदर्शन हुआ, खूब जो है आंदोलन किया, उसी को कहा जाता है रोलेट एक्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्यों लगता है कि मीरा बहन जैसे गांधीवादी पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और मशीनरी पर जोर देने के आलोचक थे? What do you think Gandhians like Meera Bahan was critical of the emphasis on science and machinery in the 5-year plans? तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि जो मीरा बहन जैसे जो गांधीवादी विचारों के थे, जो गांधी के विचार थे ना, वही इनके विचार थे। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था किसके लिए, विज्ञान और मशीनरी पर। और ये विचार जो थे इनके कुछ आलोचनात्मक थे। जैसे हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ से अगर हम संतुष्ट नहीं हैं या फिर किसी के नेगेटिव पॉइंट्स अगर हम बताते हैं तो एक तरह से हम उसकी क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो ये मीरा बहन जो थी, इन्होंने विज्ञान और मशीनरी पर एक स्टेटमेंट जारी की थी, जो थी एक हम कह सकते हैं एक आलोचनात्मक थी, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ेगा पर्यावरण पर इसका, उसके लिए था वो। तो यहाँ पर अगर हम सही स्टेटमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह पर्यावरणीय खतरों के कारण दीर्घावधि में मानव जीवन को प्रभावित करेगा। तो इनके स्टेटमेंट के बारे में हम जान लेते हैं, इन्होंने आखिर कहा क्या था। मीरा बहन जो थी ये महात्मा गांधी की अनुयायी थी, मतलब कि महात्मा गांधी को फॉलो करती थी ये और उनके विचारों से प्रभावित थी। तो इन्होंने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा मानवता को, उसे जो है ये मानवता को कहा गया है, तो विज्ञान और मशीनरी के द्वारा मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है। इनका कहना था कि हाँ, विज्ञान और जो मशीनरी है, मशीनों के आने से फायदा हो सकता है हमें, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, सॉरी यहाँ पर चलानी आना चाहिए था, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। तो एक तरह से दूरदर्शिता थी इनकी, वो बात बिल्कुल सही है। आज आप देखें विज्ञान और तकनीकी जितनी आ गई, जितना हमारा जो आराम हो गया है, उतना ही ये पर्यावरण के लिए घातक बन गया है।
तो अगर आप विज्ञान और मशीनरी की बात करें तो आज आप देखो प्लास्टिक की बोतल जो है कितनी बनाई जा रही हैं और कितनी फेंकी जा रही है, जो पानी को प्रदूषित कर रही है। कितनी जो फैक्ट्रियां हैं वो पानी को प्रदूषित करती हैं, जो रसायन हैं जहरीले वो बहाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब वही है कि विज्ञान और मशीनरी वैसे तो कहने को सुविधाजनक हो गई हमारी लाइफ और बहुत से हमें फ़ायदे हुए, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन लंबे समय तक अगर इसका यूज़ होगा तो क्या होगा, ये पर्यावरण के लिए घातक होगा। जो कि अब पर्यावरण के लिए घातक होगा तो मानव जाति के लिए भी ये घातक होगा। मानव जाति ही क्यों, जो जीव हैं, जीव जंतु हैं बाकी के, उनके लिए भी घातक होगा। तो ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैप्स आर करेक्ट? मैप से रिलेटेड दिए हुई हैं कुछ ये स्टेटमेंट्स, इसमें बताएं कौन सा सही रहेगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, बी एंड सी ओनली। ये मानचित्र वाला चैप्टर है क्लास 6 ज्योग्राफी में, चैप्टर 4 है, ये मैंने कराया हुआ ऑलरेडी, उसको देख लें। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी इसमें। तो यहाँ पर देखो बी और सी सही है ना इसमें, देखो ये देख लो अगर आप, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जब महाद्वीपों या देशों जैसे बड़े क्षेत्रों को एक कागज़ पर दिखाना होता है तो हम एक छोटे पैमाने के मानचित्र का उपयोग करते हैं। मान लो कि हमें महाद्वीप दिखाना है, मान लो हमने ये मैप बना लिया, इतना छोटा मैप। अब यहाँ पर देखो हम अफ्रीका दिखा देंगे, यहाँ पर हम एशिया दिखा देंगे, यहाँ यूरोप है इसके ऊपर, इधर हो गया उत्तरी अमेरिका, यहाँ हो गया दक्षिण अमेरिका। तो हमने एक ही ये छोटे पैमाने के मानचित्र पर इसको दिखा दिया। तो यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया तो ये बोला जाता है छोटे पैमाने का मानचित्र, जो कि हम बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाते हैं। अब सी जो स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पर दिया हुआ है, जब किसी छोटे से क्षेत्र जैसे गांव या कस्बे को कागज़ पर दिखाना हो तो हम बड़े पैमाने के मानचित्र का उपयोग करते हैं। अब देखो ये जो एशिया का मैंने बताया था, एशिया में ही भारत भी है। भारत अगर हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर देखें तो कुछ इतना सा दिखेगा। अब इतने से भारत में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है और उत्तर प्रदेश में भी एक डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद, तो वो यहाँ पर आप देख नहीं सकते क्योंकि ये छोटे पैमाने का मानचित्र है, हमने इसमें बड़ी चीज़ों को दिखाया गया है। उसके अंदर भी अगर हम जाएंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी एरिया में फैली हुई हैं, छोटी छोटी जगह भी मतलब काफ़ी जगह में फैली हुई है, तो उनको हम इस वाले मानचित्र पर नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए हम बड़े पैमाने का मानचित्र यूज़ करते हैं। तो अगर हम जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट को दिखाना चाहते हैं, किसी गांव को दिखाना चाहते हैं, शहर कस्बे को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बड़े पैमाने का मानचित्र यूज़ करेंगे। जैसे मान लो हम किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप अगर बनाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे बड़े पैमाने पर, और उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हम सारी चीज़ें रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कौन सा गाँव है, यहाँ पर कौन सा कस्बा है। डिस्ट्रिक्ट का अगर हम बनाते हैं तो, और अगर हम गाँव का किसी का बनाते हैं तो उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। गाँव को बनाएंगे तो गाँव में भी फिर हम छोटी छोटी चीज़ों को रखेंगे कि यहाँ पर कुआं होगा, यहाँ पर खेत होंगे, ज़मीन होगी और यहाँ पर ट्यूबवेल होगी, कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे। मतलब कि उसको क्या करेंगे, बड़े पैमाने के मानचित्र का हम प्रयोग करेंगे। उसके लिए अगर हम कुछ छोटी चीज़ दिखाना चाहते हैं, विलेज कस्बा दिखाना चाहते हैं, इसको देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखो आप, हमने ये छोटे पैमाने का मानचित्र लिया था जिसमें हमने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया, वर्ल्ड को दिखा दिया पूरे। और यहाँ पर देखो भारत जो आपको दिख रहा है कितना छोटा सा दिख रहा है। अब इस भारत में से भी हमने एक स्टेट निकाल लिया, उत्तर प्रदेश। अब अगर हमें किसी बड़े पैमाने पर किसी जगह को दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, जैसे हमने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का मैप ले लिया है, तो गाजियाबाद देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या, वर्ल्ड मैप में देखो गाजियाबाद को ढूंढ पाओगे क्या, नहीं ना। तो अब ऐसी छोटी जगह को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने का मानचित्र ढूंढेंगे। तो बड़े पैमाने के मानचित्र में हम क्या करेंगे, फिर इसकी छोटी छोटी चीज़ों को दिखा सकते हैं, छोटे गाँव कस्बों को दिखा सकते हैं, तो छोटी छोटी सिटीज़ को भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से बना सकते हैं। और इसमें भी मान लो हमें किसी एक जगह का देखना हो, मान लो मुरादनगर का मैप देखना है यहाँ पर, तो मुरादनगर का भी हम कुछ इसी तरह से बड़े पैमाने का मानचित्र देख सकते हैं। तो ये वही बात की गई है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जब किसी छोटे क्षेत्र को हमें दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने का मानचित्र यूज़ करते हैं, और ये जब बड़ी चीज़ों को दिखाना होता तो छोटे पैमाने का। और जो ए स्टेटमेंट थी ये हमारी गलत है। गलत क्यों है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, ये बात सही है, लेकिन जो घटक होते हैं वो होते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो यहाँ पर टाइम नहीं आएगा, यहाँ टाइम के बदले आएगा डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध विशेषताओं के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो।
दो विशेषताएं दी हुई हैं एक महाद्वीप की, आपको पहचानना है कौन सा महाद्वीप है ये। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा जो है बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है और इस महाद्वीप का एक बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आइए देख लेते हैं इसको कैसे। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप को अगर आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो लगभग ये मतलब बीच हो जाता है महाद्वीप का, ये बात बिल्कुल सही है। और एक बड़ा हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध में है, ये बात बिल्कुल सही है। जो आप इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है नीचे के मुकाबले, नीचे का क्षेत्रफल कम है ऊपर का ज़्यादा है। तो नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है उसमें इसका बड़ा पार्ट है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा क्षेत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही ढंग से रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ हीट जोन्स आर करेक्टली प्लेस्ड। हीट जोन्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, बाकी मैं इसमें भी बता दूंगी आपको। इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी जो है ये सही है। पहले आता है क्या, उष्ण क्षेत्र, फिर दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, इंग्लिश में भी देख सकते हैं टोरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। ये आपको ऐसे दिखेगा कुछ, अगर आप पृथ्वी को ऐसे बना लें, ये कुछ गोल तो नहीं बनी पर मैंने ऐसे समझाने के लिए बना लिया है। तो पृथ्वी को अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से बीच से जाती है इक्वेटर। अब इक्वेटर का जो इतना ये हिस्सा है बीच का, ये वाला क्या है, ये टोरिड जोन में आता है, ये उष्ण क्षेत्र में आता है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और बारिश भी बहुत पड़ती है। फिर इसके बाद आता है ये वाला दक्षिण वाला, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, और ये वाला दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र, और सबसे नीचे आ जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र, इसके नीचे आ जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। तो यहाँ पर ऐसे ही फिर ये वाले स्टेटमेंट को हम देखेंगे, ये ऊपर वाला जो है नॉर्थ कहलाएगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन, और इसके बाद फिर आ जाएगा फ्रीजिड जोन। तो इस तरह से ये चलता है। यहाँ पर देखो डायग्राम में मैं आपको अच्छे समझा दूंगी, ये मैंने पहले इसलिए समझाया था जिससे आप डायग्राम को देखें तो आपके दिमाग में एकदम से भर जाए ये चीज़। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ इस तरह से बनाया था, ये इक्वेटर आप देख रहे हैं। यहाँ पर इक्वेटर से इस लाइन पर ये देखो कर्क रेखा है और ये नीचे मकर रेखा है। तो ये जो बीच का जोन होता है ना, इसको हम कहते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, टोरिड जोन, इंग्लिश में भी लिखा है मैंने यहाँ, टोरिड जोन है ये। यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है और यहाँ पर बारिश भी होती है इसी वजह से। इसके बाद ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है क्या, टेम्परेट जोन। अब देखो टेम्परेट जोन के साथ क्या वहाँ पर ऐड किया हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तर की बात करें तो उत्तरी हो जाता है ऊपर की तरफ, ये उत्तरी हो गया, और ये दक्षिण की बात करें तो ये दक्षिणी हो गया। अब देखो उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, और फिर आ जाएगा ये दक्षिणी शीत कटिबंध यानी फ्रीजिड जोन। तो यहाँ पर देखो सीक्वेंस आप खुद से देख सकते हैं, दो सीक्वेंस दिए हुए हैं ना, एक तो नॉर्थ का दे दिया, एक तो हमें साउथ का दिया हुआ है ये वाला दक्षिण का, और एक ही दिया हुआ है उत्तर का। तो दोनों का सीक्वेंस क्या बन रहा है, तो सबसे पहले टोरिड जोन ही आएगा दोनों में, क्योंकि बीच में टोरिड जोन दिया हुआ है, और फिर इस तरह से सीक्वेंस इनका बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगा इसका, इस तरह से। और साउथ की बात करें तो साउथ में इस तरह से जाएंगे, तो ऐसे सीक्वेंस बनेगा। तो यही पूछा गया है, और इनके आप ये डिग्रीज भी ध्यान रख सकते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं इनके बारे में। जो मुख्य जो ये अक्षांश रेखाएं इनके बारे में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही है। देशांतर लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में मैं समझा चुकी हूँ आपको, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो प्लेलिस्ट आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सोशल साइंस करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें मिलेंगे आपको ये वीडियोस। तो वहाँ पर आप मेरी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस की जो लेक्चर है वो एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएंगे। ये समझना जरूरी है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं ना इफेक्टिव तरीके से, सबसे पहले आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस का पता होना चाहिए, तभी आप और भी कंसेप्ट को समझ पाएंगे ईजिली, क्योंकि इनसे ही जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे कंसेप्ट। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, ए और डी जो है यहाँ पर करेक्ट है। अब देखो मैं आपको इतने अच्छे से बता दूंगी ये क्वेश्चन कि आप शायद अगर आप मेरी लॉन्गिट्यूड लाइन वाली जो वीडियो है वो देखेंगे तो आप एकदम से समझ पाएंगे इस चीज़ को कि किस तरह से, अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ इनके पीछे का कंसेप्ट। लेकिन अगर आप इसको गहराई से नहीं पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस का, इस तरह के क्वेश्चन तभी कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ, रट्टा मार के कुछ नहीं कर सकते आप इसमें।
तो यहाँ पर देखो ए और डी क्यों सही है ये देख लेते हैं पहले तो। देशांतर एक ही त्रिज्या के साथ काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। एक एक वर्ड इसमें देखो समझने की चीज है। देशांतर देखो त्रिज्या क्या होती है, ये जो पार्ट है हमारा ये त्रिज्या ही तो है, ये यहाँ से बीच के पॉइंट से। तो अब देखो यही बोला गया है, ये जो त्रिज्या है त्रिज्या के साथ काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। अर्धवृत्ताकार यानी कि ये पृथ्वी तो गोल है यानी कि आधे भाग पर ये लाइन है, यानी जो आप सामने का हिस्सा देख रहे हैं ना, ये यहीं पर ये लाइन खींची हुई है। अगर इसके पीछे कोई लाइन खींची है तो वो इससे अलग होगी, ना कि इसके साथ इंक्लूड होगी। जैसे अक्षांश रेखाएं जो हैं, जैसे हम पृथ्वी पर ये अक्षांश रेखाएं बनाते हैं, ये तो पीछे वाली भी इसमें ही काउंट होती है। ये राउंड होती हैं, गोल होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं, और ये वृत्ताकार लाइनें होती हैं। लेकिन जो देशांतर लाइनें हैं ना, ये जो खड़ी हुई जो लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स हैं, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, ना कि वृत्ताकार, यानी गोल नहीं होती है, ये सिर्फ लाइन की तरह खींची होती हैं। तो ये इस तरह से होती हैं, इस तरह से। तो ये पहली स्टेटमेंट हो गई क्लियर। डी जो है, डी दिया हुआ है, मेरिडियन के बीच की दूरी ध्रुवों पर शून्य होने तक लगातार घटती जाती है। मेरिडियन क्या है? मेरिडियन इन्हीं लाइंस को बोलते हैं, ये जो लाइंस है ना आपकी देशांतर रेखाएं जो हैं, इन्हीं को बोलते हैं मेरिडियन। जो 0 डिग्री है, जहाँ से हम टाइम जोन को काउंट करते हैं, वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है ना, मुख्य रेखा कहलाती है, तो वो इसीलिए कहलाती है। तो मेरिडियन भी बोला जाता है, इन लाइंस को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखो जो मैंने लाइनें खींची हैं, आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, ये जो लाइनें हैं देखो ऊपर से तो मिली हुई हैं, लेकिन बीच से जो है इनके बीच में गैप देख रहे हैं आप। तो ये जो इनके बीच का गैप है ना, इसी गैप की बात हो रही है कि ये जो इनके बीच की जो दूरी है ध्रुवों पर शून्य होने तक लगातार घटती है। यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पर गैप आपको दिखेगा, लेकिन जब ध्रुवों तक ये पहुँचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइनें जाकर के मिल जाती हैं, तो यहाँ पर गैप बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो यही इसका मतलब है कि शून्य पर जाने तक ये लगातार घटती है इसकी दूरी। तो बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर देखो 2 स्टेटमेंट हमने क्लियर कर ली। अब देखो इनको आपको यहाँ पे बता देती हूँ मैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो बीच की दूरी हम देख रहे थे इनके बीच की, यहाँ पर भी आप देख लो क्लियरली। देखो ऊपर जाकर ये मिल जाती हैं, इसका मतलब है दूरी यहाँ पर शून्य हो जाती है ध्रुवों पर जाने पर। तो बीच में ये जो गैप है ना, ये लगातार घटता है जब हम इस तरह से बढ़ते हैं, तो ये घटता जाता है और यहाँ पर 0 हो जाता है। और क्या था पहला कंसेप्ट? पहला जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि त्रिज्या के साथ एक काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। तो ये मैंने क्या कहा था? अर्धवृत्ताकार यानी कि जो सामने है ये ही लाइन है इनकी, सिर्फ एक सिंगल लाइन है। जो पीछे वाली लाइन होगी वो अलग काउंट होगी, इसमें काउंट नहीं होगी। तो समझ गए आप? देखो यहाँ पर देख लो, देखो ये वाली लाइन है, ये 0 डिग्री मेरिडियन है, लेकिन जो इसके पीछे वाली लाइन है ये 180 डिग्री मेरिडियन है। इसका मतलब क्या है? ये अलग अलग रेखाएं हैं और ये अर्धवृत्त हैं, यानी कि आधे हिस्से में खींची हुई हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो 2 स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग थी, वो देख लेते हैं क्यों रॉन्ग है ये। अब ये बी नंबर की अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, ये है क्या? प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखो प्राइम मेरिडियन जो है ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये रहा, ये जो है 2 बराबर भागों में बांट दिया। एक तो हो गया ये पूर्वी गोलार्ध, एक हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी नहीं, क्या बोलेंगे उसको? पश्चिमी गोलार्ध, सॉरी पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे इसको। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में ये प्राइम मेरिडियन जो है पृथ्वी को बांटती है, ना कि उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध को बांटती है ये जीरो इक्वेटर, उत्तरी और दक्षिणी में 0 इक्वेटर बांटती है। तो ये बांटती है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, ध्यान रखेंगे। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। और जो सी वाला है, सी वाला देखो क्या दिया हुआ है, सी में दिया है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम मेरिडियन ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत से मतलब पता है क्या है? विपरीत से मतलब इन्होंने कहा है कि अगर 180 डिग्री इधर है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर देख रहे हैं ना 180 डिग्री, आप पीछे की साइड, कि यहाँ पर एक 180 डिग्री लाइन है और एक इसके सामने वाली ये जो 0 डिग्री है इसको ये कंसीडर कर रहे हैं 180 डिग्री, जो कि गलत है। देखो 180 डिग्री लाइन जो है एक ही है, वही उत्तरी भी वही पूर्वी भी है और वो पश्चिमी भी है। ये ध्यान रखना, ये एक ही लाइन है, 180 डिग्री वाली एक ही लाइन है। बाकी सब तो यहाँ पर डबल मिलेंगी और सिंगल कौन कौन सी मिलेगी? 180 डिग्री वाली सिंगल मिलेगी और 0 मेरिडियन जो है वो सिंगल मिलेगी।
बाकी सब आपको ये डबल डबल मिल जाएंगी, पूर्वी और पश्चिमी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हो जाती है रॉन्ग। ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक ही लाइन है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेटमेंट दी हुई है और सही गलत हमें पहचानना है। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ए ट्रू है, हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, बात बिल्कुल सही है। CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये अपने सांस लेने में इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना इसकी बढ़ोतरी इसी से होती है। तो जैसे हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन से प्रोडक्शन थोड़ी ना हो रहा है, रिप्रोडक्शन थोड़ी ना हो रहा है, तो इसीलिए ये वाली गलत हो जाएगी, पहली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक ऊपर की वस्तु के गिरने से नुकसान पहुंच सकता है? यहां पर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 5। देखो, रिक्टर स्केल पर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं कि भूकंप जो है कितनी तेजी से आया। अब उस पर अगर 5 है रिक्टर स्केल, तो 5 नंबर पर है, तो ये 5 से ऊपर क्या हो सकता है, ये घातक हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, इमारतें गिरने लगती हैं इसके बाद से। तो 5 से ये बेसिकली अगर हम कहें तो खतरनाक होने लगता है भूकंप। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्केल पर 4 तक जो रहता है ये सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, थोड़ा सा चीज़ें हिलने की पता चलेगा आपको, लेकिन इसके ऊपर जो है फिर खतरनाक होता है, चीज़ें गिरने लगती हैं, इमारतें भी गिरने लगती हैं, तो ये फिर खतरनाक हो सकता है। जो तापमान आप रोज़ महसूस करते हैं वह हवा की गर्माहट और ठंडक है। किसी भी स्थान का तापमान इससे प्रभावित होता है। तो वो पॉइंट्स आपको इसमें बताने हैं जिस चीज़ से टेम्परेचर जो है इफ़ेक्ट होता है, टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, A, B और D। A, B और D की बात करें तो स्थान का अक्षांश, जगह की ऊंचाई, सी लेवल से जगह की ऊंचाई कितनी है ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना होगा उस जगह का। और D है गर्म और ठंडे महासागरीय धाराओं की उपस्थिति से। तो स्थान के अक्षांश की बात करें तो अगर आपने लैटिट्यूड लाइन्स पढ़ी हैं तो हमने देखा था पृथ्वी पर लैटिट्यूड लाइन कुछ इस तरह से हैं, और इक्वेटर के पास वाली जो लाइन्स है ये यहाँ पर, ये बीच वाला जो जगह है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ये टोरिड जोन कहलाता है। इसके बाद आता है टेम्परेट जोन, यहाँ पर टेम्परेचर इससे थोड़ा कम रहता है जो इक्वेटर के पास रहता है। इसके ऊपर आता है फ्रिजिड जोन, जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर डिपेंड करता है किस पर, अक्षांश पर आप कहाँ पर हैं, आपकी उपस्थिति अक्षांश पर किधर है, तो ये प्रभावित करता है टेम्परेचर को। ये बात बिल्कुल सही है, तो ए इसमें हो जाएगा। जगह की ऊंचाई से मतलब है कि सी लेवल से ऊंचाई कितनी है। देखो, जो भी हम जगह की ऊंचाई नापते हैं वो सी लेवल से नापते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। सी लेवल जो है, मान लो ये सी लेवल है, अब यहाँ से जगह की ऊंचाई कितनी है ये इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना रहेगा। अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी कम रहेगा, ऊंचाई ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम रहेगा। मतलब मान लो आप किसी पर्वत की चोटी पर जा रहे हैं या पर्वत पर जा रहे हैं कुछ ऊंचाई पर, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, लेकिन अगर आप मैदानी इलाके में आ जाएं तो टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि सी लेवल से उसकी जगह की ऊंचाई कितनी है। ये जो है हमारा तीसरा पॉइंट, गर्म और ठंडे महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। तो देखो, जो ओशन करंट से होती हैं, जो गर्म धाराएं होती हैं, तो गर्म धाराओं की वजह से तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी गर्मी बढ़ेगी, और जहाँ ठंडी महासागरीय धाराएं बहेंगी वहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा, यानी टेम्परेचर कम होगा वहाँ का। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से टेम्परेचर प्रभावित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि देखो जो देशांतर है, देशांतर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता टेम्परेचर पर। देशांतर लाइनें कुछ ऐसी होती हैं, लंबी लॉन्गिट्यूड लाइन्स इनको बोलते हैं, और इसके हिसाब से हम क्या है टाइम डिसाइड करते हैं। तो टाइम डिसाइड होता है लॉन्गिट्यूड लाइन्स के हिसाब से, देशांतर लाइनों के हिसाब से। तो टेम्परेचर का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको सही पहचानना है कौन सा सही होगा। तो सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ए एंड बी कौन कौन सी हैं? पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य तप इसकी सतह को गर्म करता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो सूर्य से किरणें आती हैं वो सूर्य तप उसको कहा जाता है, और वो जो है पृथ्वी को गर्मी देती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर सूरज दिखाई ना दे तो आपने देखा होगा यहाँ पर गर्मी नहीं रहती बल्कि ठंड पड़ हो जाती है।
और बहुत सारी चीज़ें इससे प्रभावित हो जाती हैं। दूसरा है सूर्य तप से गर्म होने के बाद पृथ्वी स्वयं एक विकिरण पिंड बन जाती है। उसका एक रीज़न है, देखो जब सूर्य का ताप पृथ्वी पर आता है फिर वही ताप जो है एक तरह से जो पृथ्वी है वो रेडिएट कर देती है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि जो पृथ्वी है खुद रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है सूर्य तरफ से गर्म होने के बाद। इसको भी हम समझेंगे। सी जो है ये है नाइट्रोजन पृथ्वी से उत्पन्न गर्मी को फंसाती है और पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। तो एक बात गलत है, नाइट्रोजन इसमें इंक्लूड नहीं है। पृथ्वी की जो गर्मी है उसको ट्रैप करने का काम करती है ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैसेस एक नहीं कई गैसेस हैं, उनको भी हम जानेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि उसमें दिया हुआ था ना कि पृथ्वी की सतह कैसे गर्म होती है, सूर्य की गर्मी से ही। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इधर से ये सूर्य से गर्मी आ रही है जो कि पृथ्वी की सतह पर पहुंच रही है। तो पृथ्वी की सतह इससे गर्म होती है, सूर्य की जो गर्मी मिलती है। फिर जो गर्मी होती है वो यहीं पर नहीं रहती पृथ्वी पर, ये जितनी गर्मी होती है जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है पृथ्वी का वो वैसे ही मेंटेन रहता है। बाकी जो गर्मी होती है वो रेडिएशन के थ्रू पृथ्वी से बाहर चली जाती है। तो इसी वजह से रेडिएटिंग बॉडी इसको कहा जाता है पृथ्वी को। और ये काम जो करती है ना, ये जो गर्मी जो एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ये करती है ग्रीन हाउस गैसेस। और इसमें कुछ गैसेस हैं जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य गैस है इसमें ग्रीन हाउस में जिसका सबसे बड़ा योगदान होता है। और मीथेन गैस है इसमें, नाइट्रस ऑक्साइड है और बाकी भी और गैसेस शामिल हैं इसमें। तो ग्रीन हाउस गैसें यौगिकों का एक समूह है जो वायुमंडल में गर्मी को अवशोषित करने में सक्षम है। पृथ्वी की सतह को सीधे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने की अनुमति देकर गर्म रखती हैं। तो सीधे ही सूर्य का प्रकाश इधर आ जाता है, लेकिन फिर जब ये वापस जाता है तो उतना ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है जितना पृथ्वी का रहता है। तो कुछ भी यहाँ पर रुकता नहीं है। अगर रुकेगा तो पृथ्वी की गर्मी बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ती है जब वो सूर्य की जो पूरी गर्मी है वो वापस नहीं जा पाती, तो वो ग्लोबल वार्मिंग एक तरह से कहलाती है। वो यहीं पर ट्रैप होने लगती है, गर्मी बढ़ने लगती है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अच्छी तरह बताती है कि क्यों कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं निकलता है? तो ये किस वजह से होता है? बेसिकली हमसे रीज़न पूछा है, तो ये होता है आर्द्रता की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से। ह्यूमिडिटी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ह्यूमिडिटी जो है एक तरह से जो हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो नमी होती है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। आर्द्रता का मतलब नमी ही है। तो जो हवा में आर्द्रता होती है या फिर नमी होती है उसको हम कहते हैं क्या? ह्यूमिडिटी। और ये जो है एक तरह से जल वाष्प की मात्रा है। मतलब नमी मतलब पानी होगा, ऑब्वियस सी बात है। वाटर वेपर होगी हवा में। कभी आप देखो बाथरूम में जब आप नहाते हैं तो उस टाइम पर आपने देखा होगा वाटर वेपर इकट्ठी हो जाती है। अगर वहाँ पर मिरर हो तो वहाँ पर आप देख पाते हैं, तो उसी को कहते हैं नमी। तो ऐसी नमी आप पाएंगे बरसात के मौसम में बहुत रहती है। तो बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हवा में ऑलरेडी नमी रहती है, तो वो जो पानी सोखने का जो प्रोसेस होता है ना वो धीमा पड़ जाता है। इसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो यदि हवा में बहुत अधिक जलवाष्प है तो आर्द्रता अधिक होगी, यानी अगर वाटर वेपर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। और नमी जो है जितनी अधिक होगी उतना ही जो है गीला महसूस होगा। आपने देखा होगा बरसात में अगर आप पोछा भी लगाते हैं तो भी वो गीला गीला रहता है, मतलब सूख नहीं पाता जल्दी से। ऐसे ही जो पसीना है, पसीना भी कम निकलता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं होते हैं इसके। मतलब ये माना जाता है कि ह्यूमिडिटी जो है एटमॉस्फेयर में कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ये फिर दिक्कत करती है। अगर मैं आज की ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो आज ह्यूमिडिटी है 70+, यानी कि 70 से ऊपर है। जबकि ह्यूमिडिटी जो अगर हम बताएं कि आदर्श ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ये होनी चाहिए 35 से 60% के बीच, ये सही होती है। लेकिन बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी जो है बढ़ जाती है, जो कि हेल्थ पर भी बुरा असर डालती है। तो विशेषज्ञ बताते हैं कि स्वास्थ्य प्रभाव से बचने के लिए इतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए जो कि यहाँ पर दी हुई है 35 से 60 के बीच। अगर इससे ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी वो हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होगी, और फिर वही रिजल्ट निकलेगा उसका, कपड़े भी देर में सूखेंगे और पसीना भी नहीं निकलता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिए हुए हैं और भारत में इनका स्थान दिया हुआ है कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं इस तरह के वन। तो यहाँ पर आपको सही मिलान करना है और सही की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
3 के हिसाब से अगर हम मैच करें तो ए को हम मिला देंगे दूसरे से। ए यानी कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है क्योंकि बारिश की वजह से ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो सदाबहार वन कहलाते हैं। दूसरा है बी को मिला दें हम तीसरे से, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान। और सी को हम पहले से मिलाएंगे, कटीली झाड़ियाँ राजस्थान में मिलती हैं, ये तो कोई भी मैच कर देगा। और मैंग्रोव वन तो पहले से ही मैच है, सुंदरवन में मिलते हैं। सुंदरवन में बेसिकली मैंग्रोव वन ही मिलते हैं, जब दलदली एरिया होता है, जहाँ मतलब कीचड़ सा रहता है हमेशा, वहाँ पर ये वन पनपते हैं, मैंग्रोव वन। तो ये एक तो पश्चिमी बंगाल में मिलेंगे आपको ज़्यादा, और दूसरा गुजरात में मिलेंगे। तो ये एरिया में ये ज़्यादातर मिलते हैं। तो सुंदरवन का जो इलाका है वो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर आप इन सभी वनों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। वर्षावन जो है देखो, ये घने जंगल होते हैं, भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं ये, और उष्ण कटिबंध के करीब के क्षेत्रों में मिलते हैं। साल भर गर्म रहते हैं और भारी वर्षा यहाँ पर होती है। पत्ते पूरी तरह से नहीं गिरते हैं, तो इसी वजह से ये सदाबहार कहलाते हैं। और देखो सूरज की रोशनी भी इनकी जड़ों तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि घने रहते हैं। इसमें मुख्य पेड़ रोजवुड, आबनूस, महोगनी जैसे पेड़ यहाँ पर मुख्य रूप से मिलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वनों की बात करें तो ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये मानसूनी वन भी कहलाते हैं, जो कि भारत के बड़े हिस्से मिलते हैं। ये पूछा जाता है बड़े हिस्से में भारत के कौन से वन पाए जाते हैं, तो मानसूनी या फिर पर्णपाती वन। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में मिलते हैं ये। और सूखे मौसम में पेड़ पानी बचाने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं। और दृढ़ कास्ट पेड़ हैं ये, हार्डवुड है इनकी। और इसमें शामिल है साल, सागौन, नीम और शीशम। तो इसी वजह से ये जो पेड़ हैं लकड़ी बनाने के, मतलब लकड़ी इनकी जो होती है वो फर्नीचर के काम में आती है, या फिर निर्माण सामग्री जो बनाई जाती है। और इसमें जानवर जो मुख्य रूप से बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर, ये सभी जानवर इसमें मुख्य रूप से मिलते हैं। ये अगर वनों की बात करें तो मिलते हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र के भी कुछ भागों में ये मिलते हैं। नेक्स्ट वनों की बात करें तो ये हैं कटीली झाड़ियाँ, थोर्नी बुशेस, और ये मिलती हैं रेगिस्तानी इलाकों में, जहाँ पर सूखा पड़ता है, बारिश नहीं मिलती, तो वहाँ पर मिलती हैं क्योंकि पत्तियों की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए झाड़ी की फॉर्म में रहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर पत्तियाँ होंगी तो सारा पानी जो भी पानी तो रहता ही नहीं है, तो पत्तियाँ कहाँ से होंगी? पत्तियाँ तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं ना, तो इसलिए पत्तियाँ नहीं होती इन पेड़ों में ज़्यादातर। तो इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। ये जो है रेगिस्तानी इलाकों में मिलते हैं या तो फिर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी किनारा जो है एक तरह से सूखा रहता है महाद्वीपों का, तो वहाँ पर ज़्यादातर रेगिस्तान मिलते हैं। और रेगिस्तान की वजह से ही ये कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। कम बारिश और चिलचिलाती गर्मी के कारण यहाँ पर वनस्पति कम होती है। और भारत का महान रेगिस्तान जो है थार मरुस्थल, यहाँ पर ये वाली कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। और रेगिस्तान के कुछ सामान्य जानवर हैं ऊँट, दक्षिण अफ्रीकी शेर। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि हमने ऑप्शन में देखा भी था। तो ये ऐसे झाड़ियाँ वृक्ष होते हैं जो कि खारे पानी या फिर अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। तो खारा पानी होगा यहाँ पर, और ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ कोई नदी सागर में बह रही होती है, यानी कि दोनों का जो जल होता है मिला जुला, मीठा और खारा पानी, उसके मिश्रण में ये वन जो है अच्छे पनपते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर अपनी क्लास में पॉपुलेशन के बारे में और उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा रही है और अपने छात्रों को एक जनसंख्या पिरामिड दिखाती है। वो जो जनसंख्या पिरामिड है वो आधार पर तो व्यापक है, यानी नीचे से तो चौड़ा है और तेजी से शीर्ष की ओर संकुचित हो रहा है, कुछ इस तरह से वो हो रहा है ऊपर की तरफ। वह किस देश के जनसंख्या पिरामिड का उपयोग कर रही होगी? तो एक तरह से हमसे पूछा है ये वाला जो जनसंख्या पिरामिड है इस तरह का, वो किस देश का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केन्या, ऑप्शन नंबर 3। तो केन्या जो है उसका कुछ पिरामिड जो है, पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस तरह का है कि वो आधार पर तो चौड़ा है और ऊपर से वो क्या है, नैरो हो जाता है, नीचे से ब्रॉड और ऊपर से नैरो। तो यहाँ पर अगर हम इसके पिरामिड को देखें तो कुछ इस तरह का पिरामिड आपको दिखेगा। और इस पिरामिड का एक मतलब है, ये जान लो कि जो ये आधार से चौड़ा होता है ना, इसका मतलब है कि जन्म दर वहाँ की ज़्यादा है उस कंट्री की, जिस भी कंट्री का हम दिखाते हैं। देखो एज ग्रुप आप यहाँ से देख पाएंगे, तो एज ग्रुप यहाँ 0 से लेकर के ये ऊपर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर जन्म दर तो ज़्यादा है, यानी बच्चों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पर, और जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको मिलेगा ये कुछ इस तरह का पिरामिड। तो केन्या के पिरामिड का आधार बहुत विस्तृत है, आधार यानी जो बेस है इसका, और इसका मतलब है कि यहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है, शीर्ष काफ़ी संकरा है, जिसका अर्थ है वृद्धायु वर्ग के में कम लोग हैं। तो अब जन्म दर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है जो यंग जनरेशन होगी उसकी जनसंख्या जो है ज़्यादा होगी, और जो वृद्ध जनसंख्या होगी वो है
कम। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एज ग्रुप, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ रहा है संख्या कम हो रही है। तो जो ज़्यादा आयु के लोग हैं यहाँ पर कम है, यंग पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा है। तो इस प्रकार के पिरामिड एक विकासशील देश में होने की संभावना अधिक है, यहाँ जन्म दर आमतौर पर अधिक होती है। तो विकासशील जैसा कि भारत भी है, यहाँ पर भी जन्म दर ज़्यादा है, तो ऐसा विकासशील देशों का पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं, पुल फैक्टर हैं, यानी कि अपनी तरफ जो खींचते हैं कि भाई यहाँ पर आके बस जाओ, ऐसे ऐसे पुल फैक्टर। पुश फैक्टर्स होते हैं कि जो आप कहीं और माइग्रेट करने जाओगे, पुश फैक्टर वो होते हैं जो धकेलते हैं कहीं और जाने के लिए कि तुम कहीं और जाओ। पुल फैक्टर होते हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं कि वहाँ पर आकर आप बस जाओ। तो ऑब्वियस सी बात है सुख सुविधाएं होंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये होते हैं पुल फैक्टर जो अपनी तरफ खींचते हैं। ए हो जाएगा काम के अच्छे अवसर अगर कहीं पर हैं तो लोग वहाँ पर आकर बसेंगे, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी तो वहीं पर आके बसेंगे लोग, और उच्च मजदूरी मिलेगी तो भी लोग आकर बसेंगे। तो गरीबी की तरफ कौन आकर्षित होगा, तो सी तो होगा नहीं इसमें, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक्टिविटीज़ के ऊपर हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीनों को का स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो आपको बताना है कि सही है या गलत है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए इज़ ट्रू। ओनली ए इज़ ट्रू क्यों है, देखो प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल है, बिल्कुल बात सही है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो सीधे जो प्रोडक्शन से जुड़ी है, एक्सट्रैक्शन से जुड़ी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। इसमें एग्रीकल्चर भी हमारा शामिल होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि ये सीधे हमें नेचर से मिल रहा है। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत क्यों है, क्योंकि ये जो बैंकिंग, परिवहन, विज्ञापन है ये टर्शरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। जो सर्विसेज होती हैं, सर्विस है ये, बैंकिंग जो है, ट्रांसपोर्ट भी सर्विस है, तो ये सर्विसेज जो है ये टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। और ये भी गलत हो जाएगा, जो प्रोसेसिंग है नेचुरल रिसोर्सेज की वो सेकेंडरी में आती है। तो फर्स्ट ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं जो हमें सीधे नेचर से मिलती हैं। इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कृषि, मछली पकड़ना, वानिकी, खनन, तेल और गैस निष्कर्षण प्राथमिक गतिविधियों के ये एग्जाम्पल्स हैं। 3 तरह की गतिविधियां होती हैं, प्राइमरी, माध्यमिक और कहेंगे हम तृतीयक, टर्शरी। 3 तरह की होती हैं ये। तो प्राइमरी हमने देख ली है। इसकी ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सीधे प्रकृति से जुड़ी होती हैं, जैसे कि कपास की खेती। और अधिकांश विकासशील देश जो हैं जैसे कि भारत है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इनकी जनसंख्या लगी होती है, कार्यबल ज़्यादा इनका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगा होता है। आपको बताइए जो कृषि है इसमें ज़्यादा जनसंख्या लगी हुई है हमारी। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम नेचुरल, जो हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स, उनको हम प्रोसेस करते हैं, यानी प्रोसेसिंग से जुड़ा है नेचुरल रिसोर्सेज की। तो ये हो जाएगा, जैसे कि कपास हमें मिला किससे, नेचर से मिला था, हमारा प्राइमरी एक्टिविटी थी। जो प्राइमरी एक्टिविटी को प्रोसेस करके हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो हमारा आता है क्या, सेकेंडरी में। मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं, जैसे कपास से कपड़े बनाने का काम होता है। लोह अयस्क जो कि हमें नेचर से मिला था, ये इससे हमें स्टील बनाने का काम होता है। गन्ने से चीनी बनाते हैं, ये सभी जो हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है या फिर जो फैक्ट्रीज़ में जो उत्पादन होता है वो सेकेंडरी में आता है। तो ये सभी गतिविधियां गौण गतिविधियां हैं, यानी सेकेंडरी हैं। और क्योंकि अंतिम उत्पाद पुरुषों द्वारा उत्पादित किया जाना है, ना कि प्रकृति द्वारा, तो ये प्रकृति नहीं उत्पादित करती इसको, बल्कि इंसान खुद करता है, जो सेकेंडरी में आता है। तो इसमें निर्माण की कुछ प्रक्रिया आवश्यक होती है। टर्शरी में जैसा कि मैंने बताया, इसमें सर्विस सेक्टर आता है जो कि सर्विस से जुड़ा हुआ है। जनशक्ति सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि अधिकांश टर्शरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये कुशल श्रमिकों, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और सलाहकारों द्वारा की जाती है। जैसे कि टीचर हो गया या फिर जैसे बैंक हो गया, बैंकर्स जो होते हैं, तो ये सभी जो है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरह की सर्विस फैसिलिटी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की हो सकती है, मेडिकल की हो सकती है, ये सभी आते हैं सर्विस फैसिलिटीज़ में। तो ये होते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म भारत के किस क्षेत्र से होकर तिब्बत पहुंचा? थ्रू विच रीजन ऑफ इंडिया डिड बुद्धिज्म रीच तिब्बत? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लद्दाख। तो देखो, अगर हम बात करें तिब्बत की और लद्दाख की, तो दोनों में मिला जुला कल्चर है। जो कल्चर है तिब्बत का वो थोड़ा बहुत क्या है, लद्दाख में पहुंच गया, और लद्दाख की जो चीज़ें थी वो तिब्बत पहुंच गई। तो दोनों का एक तरह से जो कल्चर है वो एक्सचेंज हो गया, और इसी वजह से क्या होता है, तिब्बत को लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों में मिला जुला कल्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोषणा करते हुए कि भारत के सभी लोगों के लिए कोई एक भाषा, धर्म या संस्कृति अनिवार्य नहीं होगी,
संविधान निर्माता किस मूल्य को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विविधता। क्योंकि देखो अगर हम कोई एक भाषा रखते हैं तो वो दूसरे लोगों के लिए जाती होगी। मान लो हिंदी को ही अगर हम नेशनल लैंग्वेज बनाने लगे तो साउथ इंडियन के लिए जाती होगी, पूर्वी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए जाती होगी, क्योंकि वो हिंदी भाषा नहीं जानते हैं। तो किसी भी एक लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते, कोई एक धर्म हम लागू नहीं कर सकते, कोई एक कल्चर हम नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, विविधता है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम कोई एक भाषा नहीं रख सकते, हम एक धर्म नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है, विविधता है, और इसको उन्होंने बनाए भी रखा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ही है इसमें भी, कि सरकार के जो है 3 स्तर हैं, और ये होते हैं क्या, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय होता है लोकल लेवल, विलेज, टाउन, या फिर आपका जो लोकल एरिया है उससे रिलेटेड हो सकता है। विलेज में मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटी में, पंचायत व्यवस्था जो होती है लोकल लेवल में आती है। और राज्य स्तर पर होती है राज्य सरकार, जो पूरे राज्य की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको कहा जाता है, और वो पूरे एक राज्य के लिए जिम्मेदार होती है। और पूरे देश की होती है एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, जिसको हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहते हैं। इसका जो संबंध होता है वो पूरे देश से होता है, पूरे देश का जो काम है वो संभालती है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। तो ये स्तर पर इसलिए बांटा गया है इसको, क्योंकि एक ही स्तर पर सरकार को चलाना बहुत बड़ी बात है, और लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोकल जो लेवल के जो मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट बनाई गई है। भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द वोटिंग राइट्स ऑफ इंडियंस? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कुछ भारतीय औपनिवेशिक भारत मतदान कर सकते थे, लेकिन कोई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। जैसे कि अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मिली हुई है, सभी जो अडल्ट हैं 18 या फिर 18 साल से ऊपर हैं सभी को वोटिंग राइट है। ऐसा ब्रिटिश काल में नहीं था, नहीं तो उस टाइम पर भी कुछ भारतीय वोटिंग कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कार्यशालाओं और कारखानों में श्रमिकों को आकस्मिक आधार पर नियुक्त करने का कारण यह है कि द रीजन स्मॉल वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन कैजुअल बेसिस इज बिकॉज। वो जो टेम्परेरी वर्क के लिए लोगों को अपॉइंट करते हैं ना, उसका रीज़न पूछा गया। जैसे कि कुछ वर्कशॉप्स पर अपॉइंट कर लेते हैं कि भाई अब 2-4 दिनों के लिए काम है तो अब आ जाओ, आप अभी यहाँ पर काम मिल जाएगा आपको, या फिर कुछ महीनों के लिए काम है तो आपको काम मिल जाएगा। तो ऐसे वर्कर्स को कहते हैं कैजुअल वर्कर, जो कि परमानेंट जॉब नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए उनको काम पर रखा जाता है। तो इसका रीज़न हमसे पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। बी और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्यों ऐसे काम पर रखा जाता है लोगों को? क्योंकि इसमें नियोक्ताओं की ओर से कम जिम्मेदारी शामिल है, यानी कि जो लोग इनको अपॉइंट करते हैं, एम्प्लॉयर जो होते हैं, जो इन लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनको कम जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि इनको कोई भत्ता देना पड़ेगा या फिर इनको जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको नहीं निभानी होती, बस इनको काम करवाना है और पैसा दे देना है उसी काम का, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको नहीं निभानी होती। तो इसलिए इस तरह के कैजुअल वर्कर्स ये रख लेते हैं। सी क्या है, यह प्रकृति में मौसमी है और आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों को नियोजित किया जा सकता है। देखो काम का जो नेचर है ना, एक तरह सीजनल है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम काम रहता है। तो इसी वजह से इन वर्कशॉप्स वगैरह पर टेम्परेरी वर्कर्स को रखा जाता है, ना कि परमानेंट को। अब परमानेंट रखेंगे तो हर महीने सैलरी कहाँ से देंगे उनको? तो इसी वजह से क्या होता है कि जब काम होता है तभी रख लेते हैं, बाकी जब ज़रूरत नहीं होती तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और अगर मान लो वो वर्कर वापस नहीं आते हैं जो इन्होंने पहले अपॉइंट करे थे, तो कोई और आ जाएगा, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है कि काम करने वालों की कमी नहीं है, जॉब्स की कमी है, तो इसलिए इनको कोई परेशानी होती नहीं है। इसी वजह से ये टेम्परेरी वर्कर्स रख लेते हैं, जिसको कि कैजुअल वर्कर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फार्मिंग? तो फार्मिंग के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली बी इज करेक्ट। तो बी जो है वो सही है। इसमें क्या है कि गांव में पुरुष और महिला दोनों कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं, बात बिल्कुल सही है। और अगर आप देखेंगे गांव में तो महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा रेशो में लगी हुई हैं पुरुषों से। कहने को तो किसान का जब जिक्र आता है तो हम एक मैन को सोचते हैं, दिमाग में हमारे मैन आता है, लेकिन अगर हम बात करें
खेती की, तो खेती ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। अगर आप रेशो देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे तो महिलाएं ज़्यादा हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। और ये जो है लोग साल भर अपनी ज़मीन पर या दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि साल भर काम नहीं होता है। जो खेती का काम होता है वो साल भर नहीं होता, बल्कि मौसमी प्रकृति का होता है, मतलब सीजनल वर्क है ये। कुछ महीने काम रहेगा जब फसल वो तैयार होती रहती है उस टाइम पर, और लेकिन जब फसल कट जाती है और तो उस टाइम पर फिर क्या होता है, काम नहीं होता है। जैसे कि धान की फसल का एग्जाम्पल हमने लिया था पॉलिटी में, तो धान की फसल के कुछ महीने होते हैं जब काम रहता है, लेकिन कुछ महीने जो होते हैं वो खाली बैठना पड़ता है वर्कर्स को, तो इसलिए साल भर काम नहीं होता है जो ज़मीन अपनी ज़मीन पर या दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। तो ऑप्शन जो सेकंड है, सेकंड स्टेटमेंट ही सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में लोकतंत्र विषय पर चर्चा करते समय आपको इसे इस रूप में प्रस्तुत करना होगा। देखो कुछ पैडागोजिकल क्वेश्चंस भी बीच में दे दिए हैं। अब क्योंकि ये सीक्वेंस से लिए हैं तो मैंने ले लिया है, इसी वजह से इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करेंगे सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक बदलते और विकसित विचार, अ चेंजिंग एंड इवॉल्विंग आइडिया। जब लोकतंत्र पर बात करेंगे, देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जनता के लिए शासन। और जनता के लिए शासन भी कब, जैसे कि जो टाइम बदल रहा है उसके हिसाब से ही बदलना और उसी तरह से ढल जाना। अब जैसे मानव जो था पहले किस तरह से रहता था और अब किस तरह से रहता था, सुख सुविधाएं बदलती हैं, लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं, तो उसी तरह से क्या है, गवर्नमेंट को भी बदलना चाहिए। तो यही है लोकतंत्र, एक बदलते और विकसित विचार है लोकतंत्र। तो जो भी डेवलपमेंट होता रहता है वो डेमोक्रेसी में आना चाहिए, डेमोक्रेसी में उसको इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता को तोड़ने के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? यानी कि ऐसा कोई एग्जाम्पल हमें देखना है जो कि स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रहा है। स्टीरियोटाइप्स की ऐसे होते हैं कि जैसे लड़कों के लिए अलग धारणा बनी हुई है और लड़कियों के लिए अलग धारणा बनी हुई है, क्योंकि जेंडर से रिलेटेड है ना, तो जेंडर से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमें जेंडर को ध्यान में रख करके देखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ए और सी जो है वो करेक्ट है इसमें। ए क्या है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लक्ष्मी लाकरा जो है उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी। इंजन ड्राइवर जबकि लड़कों को ही देखा जाता है एक तरह से, तो लक्ष्मी लाकरा ने ये स्टीरियोटाइप जो है ब्रेक किया, खुद पहली इंजन ड्राइवर बन गए, ये दिखाया कि लड़कियां भी इंजन ड्राइवर बन सकती हैं। सी है, रुकैया हुसैन महिलाओं के हवाई जहाज उड़ान की कहानी लिखती है, कि जैसे पहले समझा जाता था कि महिलाएं हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, तो रुकैया हुसैन ने ये कहानी लिखी कि हवाई जहाज उड़ा सकती हैं लड़कियां हर वो काम कर सकती है जो लड़के करते हैं। तो ये ए और सी सही हो जाएगा। ये स्टीरियोटाइप तोड़ने वाली एग्जाम्पल्स हैं अगर हम ध्यान करें तो बी नहीं होगा इसमें। जेवियर अच्छा वेतन पाने के लिए उच्च स्कोर करने का दबाव महसूस करता है, तो ऐसे तो लड़कों पर भी दबाव होता है और लड़कियों पर भी ऐसा प्रेशर बनाया जा सकता है, तो इसमें कोई ऐसा जेंडर वाली बात नहीं है। तो जेंडर से रिलेटेड जो स्टीरियोटाइप है वो है ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस? फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो एक तरह से वो होती हैं जो पेरेंट्स को करने चाहिए, और उनका करना जो है वो उनका कर्तव्य है, ये काम करना। तो ऐसा क्या काम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू दियर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो बच्चों माँ बाप को बच्चों को शिक्षित कराना जो है माँ बाप का एक तरह से कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य है, ये उनको पूरा करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस खंड को अक्सर इसके अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अंतरात्मा सभी को पता है किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अंतरात्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं एक तरह से अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी होते हैं, और एक तरह से ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। तो संविधान में क्योंकि इनको दिया गया है एक ज़रूरी अधिकार के रूप में मौलिक अधिकारों को, तो इसीलिए, और ये जो मौलिक अधिकार हैं एक तरह से संविधान का बेस तैयार करते हैं, एक तरह से इसकी नींव बनाते हैं, तो इसी वजह से अंतरात्मा संविधान की कहा गया है मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में अपीलीय प्रणाली पर चर्चा करती है और अपने विद्यार्थियों से वादा करती है कि वे अपीलों के क्रम में उन्हें उसी क्रम में अदालतों में ले जाएंगी।
तो अपीलीय प्रणाली में एक तरह से हमसे सीक्वेंस पूछा है कि क्या सीक्वेंस है। अपीलीय प्रणाली पहले मैं बता दूं आपको कि अगर कोई एक कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो दूसरे कोर्ट में अपील कर सकता है। ये होती है अपीलीय प्रणाली। तो वो सीक्वेंस से होती है। तो सीक्वेंस क्या है इसका? सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सेशन कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया, जजमेंट दिया है, अगर कोई उससे कह सकते हैं कि संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट के फैसले से अगर खुश नहीं है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो ही सर्वमान्य होगा, या दोनों पक्षों को वो फैसला मानना होगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों ने हास्यकरण से सामना किया। सामाजिक समूह ने हास्यकरण का सामना कैसे किया, ये इसमें बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ए, सी और डी। बी को छोड़ करके बाकी सभी सही हो जाएंगे। इसमें दूसरों के वर्चस्व का विरोध करके, जैसे कि कोई एक जो कम्युनिटी है वो डोमिनेट रहती है, ज़्यादा उसका वर्चस्व है, ज़्यादा उसका प्रभाव है सोसाइटी पर, तो उसका विरोध करके सशस्त्र संघर्ष किया है। शिक्षा के माध्यम से अपने सुधार किए हैं उन्होंने। जो पिछड़े हुए समुदाय हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब हो गए, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, या फिर शेड्यूल कास्ट के लोग हो गए, तो इन्होंने एजुकेशन से खुद में इम्प्रूवमेंट किया है, जिससे कि अच्छे लेवल पर पहुंच करके मार्जिनलाइजेशन से सामना कर सकें और थोड़ा सा हमारे साथ भेदभाव कम हो सके। तो ये तीनों चीज़ें की हैं मार्जिनलाइजेशन से बचने के लिए या सामना करने के लिए, एक तरह से हम कहेंगे, लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो भारतीय संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सही आपको पहचाननी है इसमें। सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑल ए बी सी आर ट्रू। ट्रू कैसे हैं देख लेते हैं कि ये सभी अधिकार जो हैं भारतीयों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं, यानी कि सभी जो इंडियंस हैं सबके लिए समान रूप से हैं। ऐसा नहीं है कि ऊंची जाति को ज़्यादा अधिकार मिलेंगे या फिर नीची जाति को कम अधिकार मिलेंगे, या फिर जैसे जाति के आधार पर लोग भेदभाव करते तो वैसा भेदभाव नहीं होगा, या फिर जो गरीब है या फिर अमीर है उसमें कुछ ऐसा भेदभाव होगा कि उसको कम अधिकार मिलेंगे, ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अधिकार हैं इसमें कोई जाति, धर्म या फिर कोई वर्ग नहीं देखा जाएगा। ये सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है मौलिक अधिकार। हाशिए पर खड़े लोग अपने साथ हुए अन्याय से खुद को बचाने के लिए इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहले जो अनटचेबल कास्ट समझी जाती थी, उन लोगों ने खुद को बचाने के लिए इन मौलिक अधिकारों का सहारा लिया कि जब सब समान हैं तो हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है। उसके बाद उन्हें कुछ अधिकार फिर उससे अलग भी दिए गए हैं कि आपको अगर ऐसा कोई करता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आप ऐसे अपील कर सकते हैं कोर्ट में। और सी है, लोगों ने अधिकारों की भावना को ध्यान में रखते हुए नए कानून बनाने के लिए सरकार को प्रभावित किया है। इन अधिकारों की वजह से ही कुछ लोगों ने इन अधिकारों का हवाला देते हुए कि भाई ये हमारा अधिकार है तो इससे रिलेटेड नया लॉ बनना चाहिए। जैसे कि वो अनटचेबल के लिए नया लॉ बना जो कि आर्टिकल 17 में है। तो अनटचेबल जो कास्ट थी वो अस्पृश्यता को ख़त्म कर दिया गया, जो कि पहले अनटचेबल कास्ट मानी जाती थी। अब अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो इस तरह से नए कानून लाए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों का लोगों ने काफ़ी इनका इस्तेमाल भी किया है नए कानून बनाने के लिए। क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई शब्दावली का उद्देश्य है। तो यहाँ पर बात की गई है जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ वाली जो बुक है उसमें जो शब्दावली दी हुई है, जो शब्द श्रृंखला होती है चैप्टर के लास्ट में, उसको देने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। तो अब क्योंकि आप जानते हैं जो पॉलिटी की बुक है वो आती है अब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के नाम से, तो इसमें अगर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाठ में प्रयुक्त भाषा पर स्पष्टता प्रदान करना। यानी कि अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका मतलब आपको समझाना, अगर आप चैप्टर में नहीं समझ पाए हैं तो उसको एक तरह से स्पष्ट रूप से ये समझाते हैं उस शब्दावली के थ्रू। अब कैसे समझाते हैं इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक चैप्टर से ये कुछ शब्दों को उठाया है, कुछ इस तरह का ही आपको मिलेगा पॉलिटी के चैप्टर्स के लास्ट में। तो वहाँ पर ये शब्द संकलन नाम से दिया होता है और कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनका यहाँ पर मीनिंग डिटेल में समझाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, तो निर्वाचन क्षेत्र को एक तरह से परिभाषित किया गया है, यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है, क्योंकि चैप्टर में
इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका मतलब एक तरह से यही है कि जो स्पष्टता है शब्दों की वो देना, और इसका जो मीनिंग है वो डिटेल में समझाना, जिससे कि आप चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लिखी गई हैं। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो पॉलिटी की हैं, अब इनका नाम तो बदल गया है द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सही की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली बी इज करेक्ट। वे विषयों की चर्चा में आदर्श को वास्तविक के साथ संतुलित करते हैं। तो अगर आप सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पाठ्य पुस्तक को गौर से देखें, इन बुक्स को गौर से देखें, तो वहाँ पर आप पाएंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, इसलिए क्योंकि जिससे आप कंसेप्ट को ईजिली समझ पाएँ और जो विषय है उसको अच्छे से आप समझ सकें। और यहाँ पर अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वे सटीक जानकारी देकर तथ्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। देखो सटीक जानकारी उस तरह से नहीं देते हैं कि जैसे तथ्य के तथ्य नहीं देते हैं, एक तरह से लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू आपको स्टोरी के थ्रू समझाया जाता है, जिससे आप उस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये मैंने इक्वेलिटी चैप्टर से लिया है एक स्टोरी का पार्ट। तो यहाँ पर ये कांता की स्टोरी एक तरह से दी हुई है जो कि हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल से ली गई है। जैसे कि हम वोटिंग करते हैं ना, और वोटिंग की लाइन में सभी लोग एक समान होते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, और वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इस तरह की यहाँ पर स्टोरी दी गई है कि किस तरह से वोटिंग की लाइन में तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन जब हमारी फैसिलिटीज़ की बात आती है, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की या और चीज़ों की बात आती है, तो वहाँ पर हमारे साथ भेदभाव होता है, और हम जो गरीब लोग होते हैं वो सभी फैसिलिटीज़ में पीछे रह जाते हैं। तो एक तरह से स्टोरीज़ के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको चीज़ें समझाई जाती हैं, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर ये बी जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उद्देश्य जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका यही उद्देश्य है कि जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ आप एक तरह से जो आपकी नॉलेज है उसको बैलेंस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल प्रशासन में प्रशासनिक पदानुक्रम के विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति प्रारंभिक स्तर पर सबसे अच्छी तरह से नियोजित है। अगर हम बात करें कि हम पढ़ाना चाह रहे हैं क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की जो होती है मुगल एम्पायर में जो होती थी वो किस तरह की होती थी, उस पर अगर हम डिस्कशन करना चाहते हैं और इसमें से हम कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो अपना सकते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन में दी गई हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3, ए बी और डी हम अपना सकते हैं। बात करें रोल प्ले की, तो रोल प्ले हम करते हैं, किसी भी चीज़ पर हम रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इसका जो सिस्टम होता है मुगल एम्पायर में, जो सिस्टम होता था, मुगल साम्राज्य सूबे में बटा होता था, डिफरेंट सूबेज होते थे, सूबाज होते थे। ये सूबे को हम प्रोविंस कह सकते हैं। तो जिस तरह से आजकल स्टेट्स होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इस तरह से वहाँ पर सूबे होते थे। जैसे आगरा एक सूबा हो गया या फिर गुजरात एक सूबा हो गया। तो इसमें आपको स्टेट भी मिलेंगे जो आज के टाइम में स्टेट्स हैं, और जो आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी इसमें आपको मिलेंगे। इस तरह से क्या था, इसका प्रशासन था। फिर उससे नीचे भी कुछ इकाइयाँ होती थी, जैसे कि ये बटा होता था किसमें, सरकार में, परगना में और ग्राम में। तो इस तरह से बटा होता था। जैसे स्टेट के नीचे होती है ना चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर विलेज होता है, कस्बे भी होते हैं, सिटीज़ भी होती हैं। इस तरह से ही ये सूबा जो है डिवाइड होता था डिफरेंट पार्ट्स में। तो वही बात हो रही है, अगर हम इस चीज़ को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं। रोल प्ले हम कर सकते हैं, जैसे कि मनसब जो है एक पोस्ट का नाम है, पद का नाम है। तो और जो उस पर पद पर होता था उसको कहते थे मनसबदार। तो मनसबदार का रोल प्ले हम कर सकते हैं। रोल प्ले करना मतलब उसी भूमिका में आना जो वो पर्सन है। रोल प्ले हम कर सकते हैं। ओपन एंडेड प्रश्न हम पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड मतलब जिसमें कि कोई लिमिटेड आंसर नहीं होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। और डी समय रेखा का हम यूज़ कर सकते हैं। टाइमलाइन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो सी यहाँ पर नहीं होगा। सर्वे तो हम जब करते हैं जो चीज़ अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में। अब मुगल एम्पायर तो अवेलेबल नहीं है ना, तो उसमें हम सर्वे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ए बी और डी जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स दी है ए और बी,
यहाँ पर हमसे पूछा है कि पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये सामाजिक मूल्यों के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है। यानी कि अगर सोशल वैल्यूज़ हमें डेवलप करनी है बच्चों के अंदर तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार से सहायक होती है, क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस प्रकार से मतलब सोशल वैल्यूज़ डेवलप करती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3, ए और बी दोनों ही इसमें सही हैं। छात्र सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता विकसित कर सकते हैं। छात्र समूह भावना, एकता और सहकारी होने की क्षमता विकसित करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तो ये होती है हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ जो गतिविधियाँ चलती हैं उनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो पढ़ाई से अलग होती हैं एक्टिविटीज़। तो ये जो है ये सभी इस तरह से ये सहायक होती हैं, ये सभी जो वैल्यूज़ हैं ये डेवलप करती है बच्चों के अंदर। और कुछ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लो पेंटिंग करना, साथ में बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं तो एक तरह से सोशल एनवायरनमेंट बनेगा, तो सोशल जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे, किस तरह से घुल मिल कर रहना है, किस तरह से साथ साथ काम करना है। या फिर जैसे कंप्यूटर उनको आप सिखाते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं तो ग्रुप में बैठे हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि वो साथ में करेंगे और ये सभी जो स्किल्स हैं उनके अंदर डेवलप होंगी, ये चीज़ें डेवलप होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। निम्नलिखित में से किसे समुदाय के जीवित अनुभवों का उपयोग करके पढ़ाया जा सकता है, मतलब कि किसको हम एक तरह से लाइव एग्जाम्पल ले सकते हैं किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखो ए बी और सी जो है इसको हम लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकते हैं, लेकिन जो 4th है ना ताजमहल की स्थापत्य शैली, इसको हम लाइव एग्जाम्पल नहीं ले सकते इसका। तो इसकी जो है भारत की विभाजन की यादें हम ले सकते हैं, जाति आधारित भेदभाव, जैसे कि आसपास कोई भेदभाव होता है जाति के आधार पर तो हम उसको दिखा सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल ले सकते हैं। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो है इसको भी हम समझा सकते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में कुछ एग्जाम्पल से लेकर के स्टोरी के थ्रू समझाया जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी समझाया जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की शैक्षणिक प्रथाओं को अडैश पर ध्यान देना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी यहाँ पर सही होंगे। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा और रुचि जगाना, तो यहाँ पर इन चीज़ों पर हम ध्यान रख सकते हैं कि अपने अनुभव साझा करने के लिए हम जिज्ञासा और रुचि जगाना, जिज्ञासा होता है कुछ जानने की इच्छा जो होती है, छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में कई दृष्टिकोणों से अवगत कराना, कई जो हम कह सकते हैं कई जो व्यू पॉइंट्स हैं वो हम सब उनके सामने रख सकते हैं, जो सोशल रियलिटीज़ होती है, समाज में जो रियलिटीज़ होती हैं उनको हम छात्रों को बता सकते हैं। छात्रों को तथ्यों और अनुभवों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना, तो ये ए बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय पर शिक्षक शिक्षण की एक विधि के रूप में वाद विवाद का आयोजन कर सकता है। मतलब कोई ऐसा टॉपिक हम ले सकते हैं इसमें जिसमें जो छात्र हैं वो अपने विचार भी व्यक्त कर सके, कोई रटा रटाया आंसर नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें से बताएं कौन सा टॉपिक सही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। यहाँ पर बात करें पृथ्वी की परतों की तो ये भी एक तरह से रटा रटाया आंसर हो सकता है, तो ये लिमिटेड आंसर रहेगा इसका। वायुदाब के बारे में भी लिमिटेड आंसर हो सकता है क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो बता देंगे बच्चे और उसके बाद कोई उनके विचार डेवलप नहीं होंगे या फिर कोई डिस्कशन नहीं होगा ज़्यादा। महाद्वीप और महासागर के बारे में भी जो फैक्ट्स हैं वो बता देंगे और एक्स्ट्रा कोई नॉलेज नहीं उनकी बढ़ेगी या डिस्कशन के लिए क्या मिलेगा। तो लेकिन अगर पर्यावरण और विकास की बात करें तो यहाँ पर हम उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कई सारे पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं, बच्चों को मिल सकते हैं कि किस तरह से जैसे डेवलपमेंट हो रहा है और पर्यावरण को किस तरह से नुकसान हो रहा है, या फिर कुछ हम नेगेटिव पॉइंट्स भी बता सकते हैं इसमें, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता सकते हैं। डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है वो एनवायरनमेंट के लिए किस तरह से अच्छा है और किस तरह से ख़राब है, दोनों ही पॉइंट हम रख सकते हैं। तो 4th जो पॉइंट है इसमें हम वाद विवाद का अगर आयोजन करते हैं, डिबेट का अगर हम आयोजन करते हैं तो 4th पॉइंट उसके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेड आंसर नहीं दे सकते, इसमें एक तरह से हम अपने विचार डेवलप कर सकते हैं और इसका कोई लिमिटेड आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो छात्रों में आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए
सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के कक्षा अभ्यासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर अगर हम डेवलप करना चाहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें हम गहराई से सोचते हैं, अपने कुछ विचार हमारे डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर होती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो उसके लिए ही हमसे सही ऑप्शन पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी जो है, अगर हम यहाँ पर देखें, ए में है जांच के प्रश्न पूछना, छात्रों को प्रतिबिंबित करने के लिए कहना, प्रतिबिंबित होता है रिफ्लेक्ट के लिए, रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है कि जैसे कि वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें, किसी चीज़ की व्याख्या करें, किसी के बारे में कुछ बताएं। और यहाँ पर डी हो जाएगा छात्रों को कई दृष्टिकोण प्रदान करना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स स्टूडेंट्स को देना। ऐसा ना हो किसी चीज़ के लिए वो एक ही आंसर दे या फिर एक ही नज़रिए से किसी चीज़ को देखें, उसके सभी दृष्टिकोणों को देखें, ऐसी एबिलिटी भी उनमें डेवलप होनी चाहिए। तो यहाँ पर ग नहीं होगा, सी नहीं होगा, यहाँ पर छात्रों से दिए गए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ए, बी और डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आलोचनात्मक सोच की प्रासंगिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो यहाँ पर भी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ही पूछा है। यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी और ई। तो यहाँ पर ए, बी, सी और ई की बात करें तो ये है स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान सीखने की सुविधा, और सेकंड है लोकतंत्र में प्रभावी ढंग से सोचने और कार्य करने के लिए शिक्षार्थियों को नागरिकों के रूप में सशक्त बनाना, क्योंकि अगर ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी उनके अंदर तो ये चीज़ें वो कर पाएंगे, स्वतंत्र निर्णय ले पाएंगे, इंडिपेंडेंट सोच पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कोई लिमिटेड आंसर होगा उनका, कुछ रटा रटाया आंसर देंगे, कुछ उनकी खुद की सोच होगी, खुद से वो सोच पाएंगे। इसके अलावा लोकतंत्र में प्रभावी ढंग से सोचने और कार्य करने के लिए शिक्षार्थियों को नागरिकों के रूप में सशक्त बनाना। जब देखो डेमोक्रेसी में वो जी रहे हैं अपनी लाइफ, और डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, जनता के लिए शासन, तो तभी वो आगे अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे, अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो देख पाएंगे। सामाजिक विज्ञान में प्रस्तावों को सही ठहराने के लिए मानदंड और साक्ष्य में अंतर के बारे में जागरूक करना, मतलब एक तरह से उनको पता होना चाहिए, वो जस्टिफाई कर सकें चीज़ों को। नीतिगत निर्णयों के बारे में आवश्यक निर्णय लेने के लिए मानदंड का उपयोग करना। तो यहाँ पर ए, बी, सी और ई सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन किस मूल्य से संबंधित है, किस वैल्यू से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ए, सी और डी। जिज्ञासा हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिबिंब, और हो जाएगा तर्क संगतता यानी कि रैशनैलिटी। तो 3 ऑप्शंस यहाँ पर सही हो जाएंगे ऑप्शन सेकंड के हिसाब से। क्वेश्चन है, आप अपनी अगली कक्षा में दांडी मार्च पर चर्चा करना चाहते हैं ताकि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इसके महत्व पर छात्रों के तर्क को विकसित किया जा सके, आप इस पर ध्यान देंगे। तो अगर छात्रों के तर्क को विकसित करना आप चाहते हैं दांडी मार्च पर चर्चा करके, तो आप इसमें से किस चीज़ पर ध्यान देंगे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बी, सी और डी। नमक के निर्माण और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार किस तरह से था, इस पर डिस्कशन करेंगे। और सत्याग्रहियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी किस तरह से रही थी और किस तरह से उन्होंने पीड़ा सही थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सरकार द्वारा किस तरह से 1935 का अधिनियम पारित किया गया था, क्या क्या उसके द्वारा बदलाव किए गए थे, ये सभी चर्चा के लिए आप चुन सकते हैं, जिससे कि छात्रों में एक तरह से तर्क की क्षमता विकसित हो जाएगी इससे। लेकिन हम ए ऑप्शन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि साबरमती से दांडी तक की स्थान और दूरी कितनी। तो देखो स्थान और दूरी का एक तरह से लिमिटेड आंसर है, और ये एक वर्ड या फिर 2 वर्ड्स में आप दे सकते हैं आंसर, कोई बड़ा आंसर नहीं इसका नहीं होगा, जिससे कि छात्रों में तर्क की क्षमता एक तरह से विकसित होगी। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनसे बच्चों में तर्क की क्षमता भी विकसित होगी। तो तीनों जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पर सही होंगे, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विषय के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन के उद्देश्य हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, सी। देखो जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है उसके एक तरह से हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पर जिस तरह से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसी तरह से हम इस पर विचार करेंगे और अपना आंसर देंगे। यहाँ पर अगर बात करें
तो हम इस बुक में क्या पढ़ते हैं, जो आपकी पॉलिटी की बुक होती है, पॉलिटी कह देते हैं शॉर्ट में, वैसे तो इसका पूरा नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो उस बुक से हम क्या क्या सीखते हैं वही बेसिकली यहाँ पर बताना है। किस किस चीज़ की समझ हमारी विकसित होती है, इसमें क्या उद्देश्य है इस बुक का। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। छात्रों को दैनिक जीवन और पाठ्य पुस्तक में चर्चा किए गए मुद्दों के बीच संबंध बनाने में सक्षम बनाना, यानी कि जो भी चीज़ें बुक में दी गई हैं और जो हमारी रियल लाइफ है, मान लो हम बात कर रहे हैं मार्जिनलाइजेशन की, कि किस तरह से वो बुक में दिया गया है और किस तरह से वो रियल लाइफ में आपको देखने को मिलता है, तो दोनों को हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो किस तरह से कम्युनिटीज़ जो हैं मार्जिनलाइज हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर आदिवासी समुदाय है, किस तरह से वो मार्जिनलाइज है, तो हम क्या करते हैं, हम रियल लाइफ जो है उससे एक तरह से कनेक्ट करके चीज़ों को देख पाते हैं। तो हम दोनों के बीच कनेक्शन एक तरह से डेवलप कर पाते हैं। यहाँ पर सेकंड है, छात्रों को उठाए गए सभी मुद्दों की लैंगिक प्रकृति को पहचानने में मदद करना। ये इसमें अगर बुक में आप देखें तो जेंडर के ऊपर भी बात की गई है, तो ये एबिलिटी भी विकसित करने में ये मदद करते हैं ये वाली किताब। और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए कौशल विकसित करना। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो मुद्दे होते हैं, इन सभी पर क्या करते हैं, कौशल विकसित करने का काम ये किताबें करती हैं। तो यहाँ पर ए, बी और सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई है, एक तरह से हम कहेंगे एजर्शन और रीजन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, बोथ ए एंड आर फॉल्स। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वहाँ पर ऐसा दिया हुआ था कि जो सामाजिक विज्ञान के विषय में जो धारणाएं बनी हुई हैं, तो क्या बनी हुई है कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है, यानी कि वो जो है उपयोगी नहीं है विषय। लेकिन ये सही नहीं है, एक तरह से धारणा हम कह सकते हैं, ये धारणा बनी हुई है। तो लेकिन यहाँ पर फैक्ट के तौर पर एक तरह से दे दिया है ये कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है, जो कि ये सही नहीं है। तो इसी वजह से ये दर्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। और सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच के अनुकूल नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि देखो जो सामाजिक विज्ञान है एक तरह से प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही होता है। जिस तरह से साइंटिफिक अप्रोच हम उसमें यूज़ करते हैं नेचुरल साइंसेस में, वैसे ही सोशल साइंस में भी, जैसे हिस्ट्री में मैंने बताया था कि कुछ एविडेंस मिलते हैं तो बिल्कुल उस पर एनालिसिस किया जाता है और एक तरह से सभी चीज़ों को उसकी देखा जाता है, सभी पॉइंट्स को देखा जाता है। और इसमें भी रिसर्च भी होती है विज्ञान की तरह, और कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि विज्ञान से मिलती जुलती होती हैं। तो इसी वजह से ये जो है रीज़न दिया हुआ है ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्ग की 10 महिलाओं का साक्षात्कार करने यानी इंटरव्यू करने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाने के लिए कहती है। वह अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के सीखने के स्रोत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्राइमरी सोर्स। देखो प्राइमरी सोर्स मैंने बताया था जिसमें कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, आंखों देखा कोई वर्णन होता है या फिर किसी का इंटरव्यू करते हैं तो वो भी प्राइमरी सोर्स में आता है, क्योंकि हम फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये 10 महिलाओं का इंटरव्यू करेंगी और उनके लाइफ में जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनके बारे में पता लगाएंगी, तो एक तरह से प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त प्रोजेक्ट चुनने पर कथन ABC पर विचार करें, कौन सबसे महत्वपूर्ण है। करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, ओनली A and B आर ट्रू। देखो सीखने की वस्तुएं उस पाठ्यक्रम से संबंधित होनी चाहिए जिसके लिए परियोजना कार्य किया जाता है। तो देखो प्रोजेक्ट वर्क और जो हमारी सीखने की चीज़ें हैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट वर्क से बिल्कुल अलग हैं। अब देखो जब हम प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं तो एक तरह से हमारा क्या उद्देश्य है कि हम सिखाना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट के थ्रू, तो सीखने की जो चीज़ें हैं वो प्रोजेक्ट वर्क से कहीं ना कहीं संबंधित होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट वर्क को उन विषयों से लिंक करें जिनका अध्ययन पाठ्यक्रम में किया जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि प्रोजेक्ट वर्क को उन विषयों से हमें लिंक करना है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं अपने कोर्स में। तो सेकंड भी सही है। और सी है कि सुनिश्चित करें कि परियोजना का काम स्कूल के बाहर स्थित है। तो ये गलत हो जाएगा। देखो जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कहीं ना कहीं हमारे स्कूल के वर्क से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं करिकुलम से ही रिलेटेड है।
तो प्रोजेक्ट एक तरह से इसलिए दिया जाता है जिससे कि खेल खेल में सीख लें या फिर प्रैक्टिकल करके सीख लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल से मतलब ये कनेक्टेड ही नहीं है, स्कूल से बाहर है ये। यहाँ पर ए और बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मुख्य रूप से छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान का आकलन करने का प्रयास करता है, यानी कि प्रोसीजरल जो नॉलेज है उसका आकलन करता है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1 ए एंड सी। तो ए एंड सी जो है एक तरह से प्रोसीजरल जो नॉलेज है उसका एक तरह से एसेस करने का काम करता है। कौन सा, ए और सी। अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के 3 तरीकों का वर्णन करें और अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण कैसे किया। तो एक तरह से इसमें देखो हमें क्या बताना है, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया हो रही है उसको हमें उसका प्रोसीजर एक तरह से बताना है। किसी काम का अगर हम प्रोसीजर बता रहे हैं, किसी काम की प्रक्रिया अगर हम बता रहे हैं कि किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है, तो उसमें क्या होता है एक तरह से प्रोसीजरल जो नॉलेज है उसको एसेस करने का काम होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ए और सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नॉलेज जो है एक तरह से नॉलेज के बारे में आपने सुना होगा, जो ज्ञान होता है हमारा वो 2 तरह का होता है, जैसे कि डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल। तो इसमें प्रोसीजरल जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है वो उसका मतलब होता है कि ये जानना कि कुछ कैसे करना है, कुछ करने की प्रक्रिया क्या है, हमें कोई भी काम किस तरह से करना है, मतलब उसका प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होगा। और ये एक विशिष्ट कौशल या कार्य को करने का ज्ञान है। इसे विधियों, प्रक्रियाओं या उपकरणों के संचालन से संबंधित ज्ञान माना जाता है। तो एक तरह से मेथड्स इसके करने के होते हैं और कुछ स्टेप्स होते हैं, और स्टेप्स या फिर प्रोसीजर के थ्रू ही ये काम होता है। तो जब हम किसी काम को करने की ये ज्ञान हमारे पास होता है तो उसको कहते हैं क्या, प्रक्रियात्मक ज्ञान। और दूसरा जो मैं कह रही थी डिक्लेरेटिव नॉलेज, इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो ये जो है एक छात्र को स्मृति में तथ्य एकत्र करने में सक्षम बनाता है। जो ये डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है ये फैक्ट बेस्ड होती है, इसमें तथ्य आपको याद करने होते हैं, लेकिन जो आपकी प्रोसीजरल नॉलेज है उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता होना चाहिए किसी चीज़ का, वो एक तरह से वो नॉलेज कहलाती है। तो यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं वर्णनात्मक ज्ञान भी, और किसी चीज़ के बारे में बुनियादी ज्ञान की व्याख्या करता है। मतलब एक तरह से हम किसी को जब एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं जब, तो जो फर्स्ट था हमारा प्रक्रियात्मक ज्ञान, उसी से जुड़े हुए हैं 2 क्वेश्चंस जो हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं कि अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, इसमें आपको बताना होगा। तो इसलिए ये आपके प्रोसीजरल जो नॉलेज है उसको आंक रहा है, उसको एसेस कर रहा है, और इसी तरह से इसमें भी है। तो ये 2 प्रश्न छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं, क्योंकि छात्र इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और ये प्रश्न तथ्यों पर आधारित नहीं है, जैसे कि डिक्लेरेटिव नॉलेज में ज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है, फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। तो छात्र इनके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर इनका उत्तर देंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर ट्रेन से भोपाल से चेन्नई जा रहा है और वह राज्य के बारे में जिज्ञासु हो जाता है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा उसको हो जाती है। तो वह अपने गंतव्य के रास्ते से गुजर रहा होगा, यानी जहाँ पर उसे पहुँचना होगा उस रास्ते से वो गुजर रहा होगा। उसे उत्तर खोजने में सक्षम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं, जैसे कि वह एक कौशल भी सीखता है, मतलब कि इसे उसकी जो है स्किल भी डेवलप होगी और उसको इसका उत्तर भी मिलेगा। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रेन नंबर का पता लगाएं और रेलवे के नक्शे पर उसके मार्ग की जांच करें। अब क्योंकि देखो वो ट्रेन से भोपाल से चेन्नई जा रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर वो चीज़ सीखता है तो वो बहुत ईजीली सीख पाएगा यहाँ पर, और एक स्किल भी डेवलप हो पाएगी कि किस तरह से ट्रेन नंबर से हम उसके नक्शे पर उसके जो रास्ता है उसकी जांच कर सकते हैं कि किस तरह से, किस रूट से हमें जाना है इसमें। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन करने का प्रयास करता है? करेक्ट ऑप्शन होगा 1 A, B और C। यहाँ पर जो नॉलेज है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी में। और यहाँ पर A, B और C की बात करें
मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कारक कौन से हैं? यहाँ पर क्या है, आपको इस चीज़ की जानकारी है, आपको इस चीज़ का ज्ञान है, भले ही आपने उसके पीछे का कंसेप्ट ना समझा हो, लेकिन यहाँ पर आपको सीधे सीधे आंसर करना है। तो वो क्या कहलाता है? नॉलेज कहलाता है। अगर आपको किसी चीज़ को के बारे में कुछ पता है तो भले ही आप उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं समझते हो। बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसमें भी फैक्ट बेस्ड नॉलेज है और इसको आपको आंसर करना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो सीधा सीधा आंसर इसमें पूछा गया है। वैसे ही यहाँ पर सिंचाई के स्रोतों की सूची बनाएं, ये भी सीधे सीधे आप रट करके आंसर कर सकते हैं, याद करके आंसर कर सकते हैं, जिस चीज़ में हम याद करते हैं। ये नॉलेज का दूसरा नाम है इसमें, जो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जो कॉग्निटिव डोमेन है, उसमें नॉलेज का दूसरा नाम रिमेंबरिंग भी है। तो रिमेंबरिंग मतलब कोई चीज़ अगर हमने याद की हुई है तो वो नॉलेज के अंदर आती है। तो इसमें देखो, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप याद करके ईजिली दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाएगा और डिस्क्राइब इसमें करना है। तो यहाँ पर ऐसा कोई रटा रटाया नहीं चलेगा, फैक्ट बेस्ड नॉलेज एग्जैक्ट नहीं चलेगी यहाँ पर। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, तो इसका भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा आपको आंसर। और डिस्क्राइब जब आप करते हैं तो आप अपने शब्दों में करते हैं, तो ऐसा नहीं है रटी रटाई जो लाइन है एग्जैक्ट आप नहीं लिखते हैं इस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर ये डी और ई नहीं होकर के ए बी सी सिर्फ होगा, जो कि आपके नॉलेज का असेसमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको छात्रों के एक समूह को संसद में पेश किए जाने वाले एक नए कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रोजेक्ट देना है। यानी कि जैसे संसद में एक नया कानून आएगा और लोगों को जागरूक करने का आपको एक काम देना है छात्रों को, कि किस तरह से नया कानून आने वाला है उसके बारे में लोगों को बताना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रों को उनकी समझ का आकलन करने के लिए दिया जा सकता है? अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया है, यानी जो हमारा सेकेंड स्टेप है ब्लूम टैक्सोनॉमी में, जो सेकेंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग या फिर कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन या फिर अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? जब उन चीज़ों के पीछे का कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तब आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात। तो सेकेंड स्टेप होता है ये। और यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो 4 ऑप्शन हो जाएगा, ए बी और डी। ए क्या है? इस मुद्दे पर अखबार में लेख लिखना। जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे तभी तो आप आर्टिकल लिख पाएंगे, क्योंकि सारे बिंदुओं को आप समझ पाएंगे। और यहाँ पर बी हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक समूहों का नज़रिया मालूम करना और एक रिपोर्ट लिखना। वो भी आप खुद से ही लिखेंगे जब आप उस चीज़ को समझ लेंगे कि जो इस पे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनका नज़रिया क्या है इस चीज़ पर, इस कानून पर। तो उसको आप जानेंगे और उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखेंगे। तो वो कब लिखेंगे आप? जब आप उस चीज़ को समझ पाए। ऐसा तो नहीं है कोई कहीं से आपने पढ़ा, रट्टा मार लिया और लिख दिया। तो रिपोर्ट तो आप तभी लिखेंगे जब आपका कुछ उसकी नॉलेज होगी और आप उसके बारे में कुछ समझ पाए होंगे। यहाँ पर डी है, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन के लिए पोस्टर तैयार करना। तो ये चीज़ भी तभी पॉसिबल होगी, पोस्टर भी तभी तैयार हो पाएगा, कुछ उस पर लिखना होगा। उस कंसेप्ट को जब आप समझ पाए तभी आप पोस्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ए बी और डी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। देखो, कानून निर्माताओं से मिलना और निबंध लिखना। कानून निर्माताओं से मिलेंगे आप और इसमें निबंध लिखेंगे, ये इससे कोई कनेक्टेड नहीं है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन ढांचा बच्चों के बीच स्वयं मूल्यांकन और स्व सीखने के अवसर प्रदान करता है? यानी बच्चे खुद से ही सीखते हैं और खुद से ही अपना मूल्यांकन भी करते हैं कि हम कहाँ पर हैं, कितना हमने सीखा, कितना सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 3, सीखने के रूप में आकलन। ये एक तरह से बच्चे खुद ही सीख रहे हैं, तो ये सीखने के रूप में आकलन होता है। खुद ही वो सीख भी रहे हैं और अपना मूल्यांकन भी कर रहे हैं, दोनों काम इसमें साथ साथ होते रहते हैं। तो यहाँ पर असेसमेंट एज लर्निंग हम इसे कह सकते हैं। जब बच्चे सेल्फ असेसमेंट करते हैं और सेल्फ लर्निंग करते हैं, मान लो कि उन्होंने कुछ लिखा, मतलब कि या फिर उनको एक तरह से हम कहेंगे डिक्टेशन होती है। टीचर जब डिक्टेशन बोलता है तो डिक्टेशन बोलने के बाद बच्चों ने जो भी वर्ड लिखा या फिर जो भी सेंटेंस लिखा उसको टीचर क्या कहता है कि अब आप अपनी बुक में से चेक करो। तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से सेल्फ असेसमेंट के लिए बच्चों को बोल रहा है कि अब अपनी बुक में से आप चेक करो। तो बच्चे क्या देखेंगे, जो वर्ड उन्होंने लिखा है और जो बुक में वर्ड दिया हुआ है, अगर उन्होंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की होगी तो उससे वो कंपैरिजन करके ये देखेंगे कि हमने कहाँ पर मिस्टेक करी। तो वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट करके फ़ायदा ये होगा
कि वो खुद की उनकी लर्निंग होगी, आगे वो उस मिस्टेक को फिर नहीं दोहराएंगे क्योंकि वो अच्छे से उनके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। सीखने के रूप में आकलन, जो कि मैंने आपको बताया कि सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करता है, कि वही जैसे हम बच्चों को खुद ही कह दें कि ये हमने ये डिक्टेशन बोल दी है और आप अपना यहाँ से मिलान कर लो, यहाँ से हमने बोला था। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। तो ये इसके दो बड़े एग्जाम्पल क्या हैं, स्वमूल्यांकन और पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट होता है जैसे कि उसके सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ असेसमेंट करवाना, जैसे कि जैसे हमने डिक्टेशन बोल दी, तो एक तो हम कह सकते हैं उनसे खुद से चेक करने के लिए कि अपनी कॉपी बुक में से चेक कर लो कि आपने कितना सही लिखा। दूसरा हम कह सकते हैं एक दूसरे बच्चे से चेक करने के लिए कि भाई एक दूसरे की आप कॉपी चेक करो कि किसने कितना सही लिखा। तो वो हो गया पीयर असेसमेंट। तो यहाँ पर क्लास हमारी आज की यहीं पर समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।